ऐसा टाइम जहां लोगों का सरवाइव करना ही लाइफ का सबसे बड़ा गोल है। बाकी ट्राइब्स अभी भी रॉ मीट खा रहे हैं और जंगली घास को चबा रहे हैं। वहां मैं अपनी ट्राइब को फ्रेश सूप पीना और रोस्टेड मीट खाना सिखाता हूँ। इसके बाद हम फ्लफी राइस भी खाते हैं और ऐसे वेपन्स यूज करते हैं जो अपने टाइम से सेंचुरीज आगे के हैं। ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि मैं एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस नॉलेज को इस एंशिएंट ईरा में लेकर आता हूँ। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं एक एलीट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव था, कोड नेम काय, जिस पर बॉर्डर के पास क्रिमिनल्स को चेस करते वक्त मैं एक क्लिफ से गिर गया था। फिर जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो अपने सामने कई विमेन को देखता हूँ जो मेरे पास में खड़ी होती हैं, लेकिन उसी वक्त मेरे पैर में शार्प पेन फील होता है जो मेरी अटेंशन खींच लेता है। जिस पर सालों का सर्वाइवल नॉलेज यूज करके मैं जल्दी से घाव को डिटरमिन करता हूँ जो एक स्नेक बाइट है। फिर मैं पास पड़ी स्टोन ब्लेड उठाता हूँ, घाव को स्लाइस करता हूँ और एक गर्म ब्रांच को उस पर प्रेस करता हूँ। एक दर्दनाक चीख के बाद मैं वहीं पर गिर जाता हूँ, इस उम्मीद में कि हाई टेम्परेचर मेरे वेनम को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद सर्वाइवल के लिए पूरी रात फाइट करने के बाद मैं एक वुमन के हाथ से मीट का एक पीस लेता हूँ और उसे फिनिश करने के बाद इशारों में उससे एक और मांगता हूँ, जिस पर ऑब्वियस आंसर नो होता है। इस छोटी सी ट्राइब में सिर्फ लोग ही हैं और डेली फूड लिमिटेड रहता है। अब विंटर आने वाला है, इसलिए उन्हें खाना स्टॉक भी करना होता है। खाना पहले अडल्ट वर्कर्स के पास जाता है, जिस पर मुझे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है। दिन ब दिन मौसम ठंडा होता जा रहा है और मुझे विंटर के लिए फूड स्टोर करने का कोई तरीका ढूंढना होता है। मुझे पता लगता है कि सबसे इजी मीट अभी फिश ही है। पास में ही फिश कलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये ट्राइब फिश नहीं खाती, इसलिए उनके पास फिशिंग टूल्स ही नहीं होते। जिस पर मैं कुछ वाइन्स गैदर करता हूँ और फिश पकड़ने के लिए बास्केट बनाना शुरू करता हूँ। जल्द ही मैं केव एंट्रेंस पर वाइन्स का बड़ा बंडल लेकर लौटता हूँ और बास्केट क्राफ्ट करना शुरू करता हूँ। कई बच्चे आसपास इकट्ठे होकर क्यूरियोसिटी से मुझे देखते हैं। पास ही कुछ वुमेन धूप में घास सुखा रही होती हैं। तबीयत अचानक दूर से एक चीख हवा को चीरती है। चीफ थने और दो और लोग रन करते हुए आते हैं, हर एक के हाथ में मैसिव एक होता है। उसी टाइम एक टेरर बीक जो मीटर से भी ज्यादा लंबा था चीफ के पीछे चार्ज कर रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, एग्स को फेंको, लेकिन कोई समझा नहीं। थाइन एग छोड़ने से मना कर देता है और टेरर बीक थेन को छोड़ने से मना कर देता है। कुछ ही मोमेंट्स में बर्ड पास पहुंच जाता है, एक खतरनाक स्ट्राइक, और थैन वहीं ऑन द स्पॉट निकल जाता है। बाकी दो आदमी ये देखकर तुरंत अपने एग्स फेंक देते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। ट्रीज पर चढ़कर सेफ हो जाते हैं। मेरे पास खड़े बच्चों ने इतना टेरिफाइंग सीन कभी नहीं देखा था। वो पैनिक में चिल्लाने लगते हैं। टेरर बीक अपना टारगेट खोकर वापस घूमता है और केव के पास बच्चों की तरफ चार्ज कर देता है। ये देखते ही मैं जल्दी से बच्चों को केव के अंदर ले जाता हूँ। अंदर की महिलाएं तेजी से एक बड़ा सा राउंड स्टोन रोल करके एंट्रेंस ब्लॉक कर देती हैं। टेरर बीक अंदर नहीं जा पाता तो वापस थेन की बॉडी की तरफ मुड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। मैं एक डिसीजन लेता हूँ, इस बर्ड को मरना होगा। इसने ह्यूमन फ्लैश टेस्ट कर लिया है और ट्राइब की लोकेशन जान चुका है, वरना ट्राइब को कभी पीस नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास वेपन्स नहीं है, डायरेक्ट फाइट इम्पॉसिबल है। फिर मेरी नजर बर्ड की लॉन्ग पावरफुल लेग्स पर जाती है। मेरी आंखें लाइट अप हो जाती हैं। मैं तुरंत प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। पहले मैं 2 फिस्ट साइज्ड स्टोन्स ढूंढता हूँ। मैं अपनी वेस्ट पर लिपटी स्नेक स्किन निकालता हूँ और हर एंड पर एक स्टोन टाई कर देता हूँ। इस मेकशिफ्ट बोला के कंप्लीट होते ही मैं केव एंट्रेंस के एक गैप से बाहर स्लिप हो जाता हूँ। अंदर के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो मुझे वापस पुल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि टेरर बीक फिर अट्रैक्ट हो जाएगा। वो बस अंदर से एंग्जाइटी में देखते रह जाते हैं। मैं बुश में क्वाइटली छुपता हूँ, थोड़ा लो रह के आगे बढ़ता हूँ। मैं टेरर बीक से लगभग 5 से 600 मीटर्स दूर रुकता हूँ। बर्ड अभी भी अपना मील एंजॉय कर रहा था, अनअवेयर कि वो अब मेरा प्रे बन चुका है। मैं स्लोली खड़ा होता हूँ, स्नेक स्किन रोप के मिडिल को ग्रिप करके बोला को रैपिडली स्पिन करता हूँ। दोनों स्टोन्स बाहर जाते हैं और रोप को टाइट कर देते हैं। टेरर बीक मूवमेंट सेंस करता है, वो सिर उठाता है, स्क्रीम करता है और सीधा मेरी तरफ चार्ज कर देता है। वो क्लोजर और क्लोजर आता जाता है। केव एंट्रेंस पर महिलाएं और बच्चे टेरर में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्टिल रहता हूँ। जैसे ही टेरर बीक 30 मीटर पर पहुंचता है मैं पोला फेंक देता हूँ। स्पिनिंग वेपन हवा में उड़ता है। जैसे ही वो बर्ड की लॉन्ग लेग्स को कॉन्टैक्ट करता है वो टाइट रैप हो जाता है। टेरर बीक जो पहले से 10 मीटर्स के अंदर था बैलेंस खो देता है और क्रैश डाउन हो जाता है। इसके छोटे विंग्स यूजलेसली फ्लैप करते हैं, वो स्टैंड नहीं कर पाता। केव ड्वेलर्स फ्रीज हो जाते हैं, डिसबिलीफ में उनके माउथ्स खुले रह जाते हैं। मैं तुरंत 2 बच्चों को कॉल करता हूँ कि बर्ड की नेक होल्ड डाउन करें। मैं एक बड़ा स्टोन उठाता हूँ और जोर से स्मैश कर देता हूँ। टेरर बीक के हेड से ब्लड स्प्रे हो जाता है, उसका बॉडी वायलेंट स्ट्रगल करना बंद करता है और फिर पूरी तरह स्टिल हो जाता है। दोनों
बच्चे मुझे औरे वाली आंखों से देखते हैं। मैं स्नेक स्किन को बर्ड की लेग्स से अनटाई करता हूँ, उसे फिर से अपनी वेस्ट पर रैप कर लेता हूँ और दोनों बॉयज को सिग्नल करता हूँ कि मेरे साथ मिलकर टेरर बीक को केव तक ट्रैक करें। अब वो बॉयज पूरी तरह ओबीडियंट है, बिल्कुल डिवोटेड फॉलोअर्स की तरह। हम तीनों मिलकर उस मैसिव बर्ड को उसकी लेग्स पकड़कर केव की तरफ खींचते हैं। जब केव डिवेलर्स देखते हैं कि 3 लोग इतना इनॉर्मस किल लेकर आ रहे हैं तो वो अंदर नहीं रह पाते। वो एक्साइटेडली हाउल करते हैं, बोल्डर को साइड में पुश करते हैं और हेल्प करने बाहर भागते हैं। डिस्टेंस में वो 2 एडल्ट मैन जो ट्रीज पर चढ़े थे अब नीचे उतरते हैं। वो पूरा हंट देख लेते हैं। मैंने अकेले टेरर बीक को डाउन किया था। वो डीपली इंप्रेस्ड हो जाते हैं। ये पहली बार है जब उनकी ट्राइब ने इतना बड़ा कैप्चर किया है। केव पर वापस आकर मैं विमेन को बताता हूँ कि फेदर्स मेरे लिए सेव करें, बाकी वो हैंडल कर सकती हैं। डेंजर पास होने के बाद मैं अपना बास्केट वीव करना कंटिन्यू करता हूँ। लगभग 1 आवर बाद 2 वोवन बास्केट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उन्हें कुछ टेरर बियर्ड्स से फिल करता हूँ और स्ट्रीम की तरफ निकल पड़ता हूँ। एक वुमन मुझे अकेले स्ट्रीम जाते देख फॉलो करती है। उसे लगता है मैं केपेबल हूँ और वो मुझ पर नजर रखना चाहती है। जो 2 बॉयज अभी अभी मेरी लॉयल्टी प्लेज कर चुके थे वो मुझे एक और स्ट्रेंज कंट्रैप्शन कैरी करते देख लेते हैं और तुरंत मेरे पीछे दौड़ पड़ते हैं। हम चारों जल्दी स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। मैं बैंक पर खड़ा होकर केयरफुली ऑब्जर्व करता हूँ। जो मैं देखता हूँ उससे मेरा हार्ट रेस करने लगता है। बस कुछ मिनट्स में मैं कई बार बिग फिश को स्मॉल फिश खाते हुए देखता हूँ। इस स्ट्रीम में कार्निवोरस फिश हैं, लेकिन मानना पड़ेगा इकोसिस्टम यहाँ प्रिस्टीन है। वाटर इतना क्लियर है कि बॉटम तक दिख जाता है और फिश हर जगह है। मैं एक अच्छा स्पॉट चूज करता हूँ, बास्केट से जुड़ी ग्रास रोप ग्रिप करता हूँ और उसे पानी में लोअर कर देता हूँ। मीट की सेंट तेजी से फैल जाती है। 20 मीटर्स के अंदर की फिश एजिटेटेड हो जाती हैं, तेजी से बास्केट की तरफ स्विम करती हैं और अंदर डाइव करके इनर्ट्स के लिए फाइट करने लगती हैं। मैं बास्केट को झटके से पानी से बाहर यंग कर लेता हूँ। जो फिश एस्केप कर गई वो अलग, लेकिन 4 बड़ी फिश अंदर रह जाती हैं और स्ट्रीम की बाकी फिश भी भागती नहीं है। वो नीचे स्वॉर्म कर रही हैं, स्क्रैप्स के लिए अभी भी फाइट कर रही हैं। ये बिल्कुल पार्क में केओआई को फीड करने जैसा फील होता है। 2 बच्चे और वो एडल्ट वुमन अमेज्ड रह जाते हैं। उस स्ट्रेंज चीज को पानी में डालकर ऊपर खींचने से वो ये लेगलेस क्रीचर्स पकड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आता क्यों। मैं चारों फिश को ग्राउंड पर डंप करता हूँ, केयरफुली क्लीन करता हूँ, एक पीस सुशीमी का कट करके खा लेता हूँ। मुझे रॉ फिश डिवावर करते देख उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि ये फूड है। वो मुझे मिमिक करते हैं, पीस काट कर अपने माउथ में डाल लेते हैं। वुमन की आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये एक न्यू फूड सोर्स है। वो एक्साइटेडली चैटर करती है और जेस्चर्स से कहती है कि मैं उसे फिश पकड़ना सिखाऊं, लेकिन मैं उसे ये काम नहीं करने देता। मैं उसे और एक बच्चे को फिश क्लीन करने के लिए असाइन करता हूं, जबकि दूसरा बच्चा ग्रास से क्लीन्ड फिश को एक स्टिक पर स्ट्रिंग करके ट्राइब तक कैरी करने के लिए तैयार करता है। मैं फिश पकड़ना कंटिन्यू करता हूं। अब सारी फिश एक साथ गैदर हो रही हैं। मैं बस बैंक पर क्राउच करके बास्केट से स्कूप करता रहता हूं। ईच स्कूप के साथ अच्छा हॉल आता रहता है। हम चारों पूरा आफ्टरनून काम करते रहते हैं। एंड तक हम 200 से ज्यादा फिश पकड़ लेते हैं, जिसमें लार्जेस्ट करीब 10 पाउंड की होती है। 3 लोग इतना सारा वापस कैरी नहीं कर सकते, जिस पर हम एक चाइल्ड को और हेल्पर्स बुलाने भेजते हैं। फाइनली ग्रुप मिलकर ग्रैंड प्रोसेशन में अपनी कैच को केव की तरफ हॉल करता है। तब तक गैदरिंग और हंटिंग पार्टीज भी वापस आ चुकी होती हैं। प्रॉपर टूल्स न होने की वजह से एडल्ट्स सिर्फ स्मॉल गेम ही पकड़ पाते हैं, जैसे रैबिट्स, वाइल्ड चिकन्स और ऐसे ही। फिर चिल्ड्रन फिश उठाकर आते हैं, प्राउडली हाउलिंग करते हुए, और एडल्ट्स को अपनी कैच दिखाते हैं। चीफ की डेथ की वजह से एडल्ट्स का मूड डाउन था, लेकिन जब वे मेरा हॉल देखते हैं तो इंस्टेंटली चीयर अप हो जाते हैं। फेन की ट्रेजेडी जल्दी ही पीछे छूट जाती है। आज की हार्वेस्ट सॉर्ट करने के बाद सारे ट्राइब मेंबर्स केव के बाहर गैदर होते हैं। एंट्रेंस के सामने क्लियरिंग में लकड़ियों का बड़ा स्टैक लगाया जाता है। फेन का बॉडी उसके ऊपर रखा होता है। एक ओल्ड मैन जिसके हेड पर 2 रैम हॉर्न्स होते हैं फायर लाइट करता है। रोरिक फ्लेम्स जल्दी ही चीफ के बॉडी को कंज्यूम कर लेती हैं। फायर लाइट हर फेस पर डांस करती है। चिल्ड्रन रोस्टिंग मीट की स्मेल फील करते हैं और सलाइवा स्वॉलो करते रहते हैं। उन्हें कोई सैडनेस फील नहीं होती। एडल्ट्स अब न्यू फूड सोर्स मिलने से काम रहते हैं। इसी मौके पर मैं ट्राइब को ऑब्जर्व करता हूँ। ट्राइब में अभी टोटल 52 मेंबर्स होते हैं। 8 एडल्ट मैन, 15 एडल्ट वुमेन और बाकी अलग अलग एज के चिल्ड्रन होते हैं। जिस ओल्ड मैन ने फायर लाइट किया होता है वही ट्राइब का एल्डर है। ओल्डेस्ट होने की वजह से सब उसे ट्राइब का सबसे वाइज पर्सन मानते हैं। थॉ इसका शायद उसे सेकंड प्लेस से सेटल करना पड़े, क्योंकि मैं धीरे धीरे सबके हार्ट्स में उसकी जगह ले रहा हूँ। मैन ऐसा भी होता है जिसके 6 फिंगर्स होते हैं और वो वुडन क्लब यूज करना प्रेफर करता है। लाइकली इनब्रीडिंग की वजह से वो थोड़ा सिंपल माइंडेड लगता है। 6 के पास ही फेदर होता है, जो फेदर नेकलेस पहनता है। वो क्लेवर दिखता है और 6 की तरह वुडन क्लब प्रेफर करता है। फेदर के पीछे स्टोन होता है, जो बोन नेकलेस पहनता है और स्टोन्स को वेपन्स की तरह यूज करता है। थोड़ी डिस्टेंस पर एक 15 ईयर ओल्ड यूथ खड़ा होता है, जिसके सिर्फ एक ईयर होता है और लेफ्ट चीक पर 4 स्कार्स होते हैं। उसका वेपन स्ट्रेट लेग बोन से बना स्पीयर होता है। स्कार के पास 17 ईयर ओल्ड फैंग होता है। उसका फादर 2 जनरेशन पहले चीफ था। उसके वेपन्स 2 फुट लॉन्ग सेबर टूथ टाइगर फैंग्स होते हैं। फिर ऑक्स होता है, ट्राइब का
सबसे टॉल और पावरफुली बिल्ट। उसका वेपन सिंपल और ब्रूटल होता है, सिर्फ एक लेग बोन। फाइनली फ्लिंट होता है जो केन के सहारे चलता है। वो अब गैदरिंग ग्रुप को फॉलो करता है, पाथ फाइंडिंग और वॉच ड्यूटी संभालता है। उसे स्टोन टूल्स शार्पन करना बहुत पसंद है। कहते हैं मरने से पहले स्टोन प्लेट ग्राइंड करना उसका बिगेस्ट ड्रीम है। ओवरऑल सारे मेन में स्कार, फैंग और ऑक्स ट्राइब की टॉप फाइटिंग पावर रिप्रेजेंट करते हैं। चीफ को बर्न करने के बाद डार्कनेस फॉल हो जाती है। एल्डरहॉर्न की लीड में सब केव के अंदर फूड डिवाइड करने जाते हैं, क्योंकि किसी ने पहले कभी फिश नहीं खाई होती, आज एक्सेप्शन बनाया जाता है। फूड डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं एक प्री रोस्टेड फिश उठाता हूँ और बोन्स निकाल कर खाने का तरीका डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सब मुझे मिमिक करते हैं और रेलिश के साथ खाते हैं। शायद पहली बार पेट भरकर खाने की वजह से सब और ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। कुछ लोग खाते खाते डांस भी करने लगते हैं। ये सीन मुझे अचानक होम जैसा फील कराता है। मैं साइलेंटली वाउ करता हूँ कि ट्राइब को बेटर लाइफ की तरफ लीड करूंगा। सबके खाने के बाद एल्डरहॉर्न एक चार्ट स्टिक लेता है और केव वॉल पर मेरी फिशिंग सीन रिकॉर्ड करता है। मीनवाइल मैं विमेन को बास्केट वीव करना सिखाता हूँ। मैं 2 ग्रास रोप्स ऐड करके उन्हें बैकपैक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब उन्हें फ्रूट्स और एनिमल हाइड्स कैरी करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं रहती, जिससे गैदरिंग एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो जाती है। विमेन उन्हें इमीडिएटली लव करने लगती हैं, टर्न बाय टर्न पहनकर देखती हैं और उतारने का मन नहीं करता। फाइनली वे डिसाइड करती हैं कि कल और वाइन्स गैदर करेंगी ताकि अपने बैकपैक्स बना सके। ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए गैदरिंग टीम से 2 डियर हाइड्स सेलेक्ट करके मेरे हैंड्स में रख देती हैं। इस मोमेंट से मैं ट्राइब का पहला चाइल्ड बन जाता हूँ जो एनिमल हाइड पहनता है। बट मैं स्टिंजी नहीं होता। मैं एक हाइड रखता हूँ और दूसरी 2 और 3 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन की मदर्स को दे देता हूँ ताकि वो अपने किड्स के लिए क्लोथ्स बना सके। चिल्ड्रन का इम्यून सिस्टम वीक होता है और प्रिमिटिव सोसाइटी में मेडिकल केयर न होने की वजह से सिंपल कोल्ड या फीवर भी फेटल हो सकता है। इसलिए एक डियर हाइड एक लाइफ के बराबर होता है। मुझे बिलीव है कि फ्यूचर में अगर मुझे उनकी हेल्प चाहिए होगी तो वे पीछे नहीं हटेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जल्दी वेकअप करता हूँ। सिंपल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बाद मुझे थर्स्टी फील होता है, लेकिन जब मैं स्टोन बेसिन देखता हूँ जहाँ सब साथ में वाटर ड्रिंक करते हैं तो मैं उससे पी नहीं पाता। वाटर होल्ड करने के लिए वेसल्स बनाने का टाइम आ जाता है। सून ट्राइब मेंबर्स केव से बाहर निकलते हैं चैटरिंग करते हुए, बट आज वे हंट के लिए रश नहीं करते। एल्डरहॉर्न सारे मेन को केव एंट्रेंस के क्लियरिंग में गैदर करता है। लगता है नया चीफ सेलेक्ट होने वाला है। मुझे रियलाइज होता है कि चीफ बनकर ही मैं सबको कमांड कर सकता हूँ, जिस पर मैं सिलेक्शन में ज्वाइन करता हूँ। सिलेक्शन मेथड सिंपल और ब्रूटल होता है। 2 मेन बिना वेपन्स फाइट करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्स्ट चीफ बनता है। सून स्कार और ऑक्स विक्टोरियस निकलते हैं। उनकी फाइट देखकर मैं हेल्पलेसली हेड शेक करता हूँ। कोई टेक्निक नहीं होती, सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ का कॉन्टेस्ट होता है। फिर स्कार और ऑक्स के बीच मैच होता है। 6 फुट 3 का ऑक्स आयरन टावर की तरह खड़ा रहता है। स्कार को अप्रोच समझ नहीं आती, लेकिन वो बैक डाउन नहीं करता। इंस्टेड वो स्क्रीम करता है और फर्स्ट अटैक लॉन्च करता है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्स तक पहुंचता है, ऑक्स के मैसिव हैंड्स उसकी शोल्डर्स ग्रैब कर लेते हैं। स्कार रिएक्ट कर पाता उससे पहले ऑक्स उसे कई मीटर्स दूर हल कर देता है। वो थड के साथ ग्राउंड पर क्रैश करता है और कुछ टाइम तक उठ नहीं पाता। ऑक्स एक्साइटेड होकर चेस्ट बीट करता है। ट्राइब मेंबर्स एक्साइटमेंट में शाउट करते हैं और न्यू चीफ को अप्रूव करते हैं। तभी मैं कुछ स्टेप्स में उसके सामने वॉक करके आ जाता हूँ। वे स्टिल मी देखते रहते हैं। ऑक्स मुझे एक किड देखकर चैलेंज करता हुआ देखता है। वो चेस्ट बीट करता है और रोर करता है, लेकिन मैं बैक डाउन नहीं करता। मैं फाइटिंग स्टांस में उसके सामने स्टैंड करता हूँ। ऑक्स मुझे डाउन देखता है। मेरी आईज मुश्किल से उसके चेस्ट तक पहुंचती हैं। उसकी आईज कॉन्फिडेंस और कंटेम्प्ट से भरी होती हैं। वॉचिंग चिल्ड्रन मेरे लिए चीयर करते हैं, हाउलिंग एनकरेजमेंट के साथ। मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं ऑक्स की तरफ रश करता हूँ। अपना लेफ्ट फुट उसके स्लाइटली बेंड थाई पर प्लांट करता हूँ और लीप करता हूँ। मेरा राइट नी जोर से ऑक्स के जॉ में ड्राइव करता है। कोई रिएक्ट कर पाए उससे पहले ऑक्स स्ट्रेट डाउन गिरता है, ग्राउंड पर रोल करता है और ग्रोन करता है। ट्राइब मेंबर्स इंस्टेंटली स्टन्ड रह जाते हैं। ऑक्स ट्राइब का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है। इवन अगर वो हारता भी तो एक मूव में नहीं, और वो भी एक अंडर एज चाइल्ड से। एल्डरहॉर्न सडनली बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक बेसलेस बट पावरफुल फीलिंग उसके हार्ट में राइज करती है। अनाउंसमेंट करने से पहले ही ट्राइब मेंबर्स मुझे हाई लिफ्ट करके एयर में टॉस करने लगते हैं, न्यू चीफ के बर्थ को सेलिब्रेट करते हुए। जस्ट 2 डेज में मैं ट्राइब के लिए बहुत सारे मिरेकल्स लेकर आया होता हूँ। यही रिजल्ट सब चाहते थे। ऑक्स अब रिकवर कर चुका होता है और क्लियरली कन्विंस्ड नहीं होता। क्राउड की शॉक्ड क्राइज के बीच वो फिर से मेरी तरफ चार्ज करता है। ये देखकर मैं इमीडिएटली फ्लिप डाउन करता हूँ। जैसे ही ऑक्स रीच करता है, मैं उसकी 2 फिंगर्स ग्रैब करता हूँ और फोर्सफुली फॉरवर्ड यैंक करता हूँ। फिर साइड स्टेप लेकर उसके पीछे सर्कल करता हूँ और उसके नी के बैक पर जोर से किक करता हूँ। ऑक्स फेस फर्स्ट ग्राउंड पर गिरता है। जितना वो स्ट्रगल करता है उतना पेन बढ़ता जाता है। लेस देन 2 मिनट्स में ऑक्स जैसा पावर हाउस भी मर्सी के लिए बेक करता है।
करता है। टीयर्स ऑफ स्नॉट उसके फेस से फ्लो कर रहे होते हैं। फाइनली मैं सॉबिंग बिग गाय को रिलीज करता हूँ, अपने हैंड्स डस्ट ऑफ करता हूँ और केव के अंदर वॉक करता हूँ। क्राउड फिर इरप्ट करता है। चिल्ड्रन एक्साइटेडली सेलिब्रेट करते हैं पहली बार किसी अडल्ट को डिफीट करने पर। विमेन डिस्कस करती हैं कि वाइन्स कहाँ देखी थी और प्लान करती हैं कि टुनाइट मुझसे और बैकपैक्स वीव करना सीखेंगी। एल्डर हॉर्न कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ केव को स्टेयर करता है, डीप थॉट में लॉस्ट। उसी मोमेंट मैं कंप्लीटली न्यू लुक में बाहर इमर्ज करता हूँ। मैं सिंपल डियर हाइट पहनता हूँ, मेरी जेट ब्लैक हेयर स्नेक स्किन की स्ट्रिप से टाइट होती है। मैं क्लीन, शार्प और केपेबल दिखता हूँ। यह मेरा केयरफुली कंसिडर्ड न्यू स्टाइल होता है। कहते हैं ये अपीयरेंस एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। अर्ली फार्मर्स अपने हेयर को बाइंड करना शुरू करते हैं क्योंकि लूज हेयर फील्ड वर्क में इनकन्वीनियंट होता है। यह एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाता है। ट्राइब की स्टार स्ट्रक केजेस के बीच मैं क्राउड में वॉक करता हूँ और आज के टास्क असाइन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं गैदरिंग टीम को रीऑर्गेनाइज करता हूँ। ट्राइब में अब 15 एडल्ट वुमेन होती हैं, उनमें से 6 प्रेग्नेंट होती हैं। रिमेनिंग 9 वुमेन प्लस फ्लिंट मिलाकर टोटल 10 लोग बनते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 8 वीमेन को गैदरिंग के लिए भेजता हूँ। अब जब उनके पास बैकपैक्स हैं, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए फ्लिंट की जरूरत नहीं रहती। ईच वुमन सेल्फ डिफेंस के लिए एक स्टिक कैरी कर सकती है। 6 प्रेग्नेंट वुमेन पीछे रुकती हैं, होम को वॉच करने और 2 और 3 ईयर ओल्ड बच्चों की केयर के लिए। ओल्डर चिल्ड्रन ग्रास गैदर करते हैं। रिमेनिंग वुमन 2 बॉयज को लेकर स्ट्रीम पर फिश कैच करने जाती है। अब हर किसी के पास काम होता है, लेकिन फ्लिंट को कोई असाइनमेंट नहीं मिला होता। वह थोड़ा डिजेक्टेड फील करता है। इस आदमी ने अपनी पूरी लाइफ स्टोन प्लेट ग्राइंड करने का वाव लिया होता है। मैं प्लान करता हूँ कि उससे पॉटरी बनवाऊं, लेकिन पॉटरी मेकिंग सिंपल नहीं होती, इसमें काफी प्रिपरेशन लगती है। इसलिए फिलहाल मैं उसे एक और काम असाइन करता हूँ। कल की फिश अभी ड्राइड नहीं हुई होती। सॉल्ट के बिना इस वेदर में वे जल्दी रॉट हो जाती हैं। स्मोक क्यूरिंग उन्हें सालों तक प्रिजर्व कर सकता है, जिस पर मैं फ्लिंट को प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और फिर सारा काम उसी को सौंप देता हूँ। मीनवाइल मैं केव के सामने एक फ्लैट एरिया ढूंढता हूँ और किलन बनाने के लिए पिट टिक करना शुरू करता हूँ। किलन के 3 लेवल्स होते हैं, बॉटम ऐश रिमूवल और एयर फ्लो के लिए, मिडिल फायरवुड डालने के लिए और टॉप पॉटरी रखने के लिए होता है। 3 से 4 आवर्स के काम के बाद किलन फाइनली बन जाता है, लेकिन वेट किलन यूज नहीं किया जा सकता। मैं कल फिशिंग ट्रिप वाले 2 बॉयज को बुलाता हूँ और उन्हें हर लेवल में फायरवुड स्टैक करने को कहता हूँ ताकि बर्न किया जा सके। आफ्टरनून तक ये रेडी हो जाता है। सारे काम असाइन करने के बाद मैं पर्सनली स्ट्रीम पर क्ले सेलेक्ट करने जाता हूँ। मैं एक स्मूथ फ्लैट पेबल ढूंढता हूँ जिसे वर्क सरफेस की तरह यूज करता हूँ। क्ले को पाउंडिंग और नीडिंग करने के बाद मैं उसे शेप करता हूँ। जल्दी ही पहला स्मॉल वाटर जार बन जाता है, बॉटम से नैरो और टॉप से वाइड। सेम मेथड फॉलो करके मैं 3 और बनाता हूँ और उन्हें केव के पास ड्राई होने के लिए रख देता हूँ। इसके बाद सेवरल 2 हैंडल्ड कुकिंग पॉट्स बनते हैं, डजन्स ऑफ क्ले बोल्स और कुछ स्मॉल यूटेंसिल्स। ये आइटम्स ब्यूटीफुल होने जरूरी नहीं होते, बस फंक्शनल होने चाहिए। मुझे अभी भी श्योर नहीं होता कि फायरिंग के बाद कितने सर्वाइव करेंगे। जब आफ्टरनून आधी गुजर जाती है, मैं सारे हाफ ड्राइड पीसेस को किलन में रख देता हूँ। 2 बॉयज और फ्लिंट पास खड़े होकर इंटेंटली वॉच करते हैं। न्यू चीफ ने एक ही दिन में इतने क्ले वेसेस बनाए होते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये वर्क करेंगे या नहीं। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। मैं फायर पिट के पास बैठता हूँ, प्लेंटी फायरवुड ऐड करता हूँ और इवनिंग तक वहीं रहता हूँ। गैदरिंग और हंटिंग पर गए ट्राइब मेंबर्स एक एक करके रिटर्न करते हैं। विमेन की हार्वेस्ट अबंडेंट होती है। बैकपैक्स वाइल्ड फ्रूट्स और वाइन्स के लार्ज बंडल्स से फिल्ड होते हैं क्लियरली, और बैकपैक्स बनाने का प्लान होता है। मेन की कैच भी आज अच्छी होती है। 2 लार्ज बर्ड्स जो टर्किस जैसे दिखते हैं, कुछ एक्सा एंड सेवरल ग्राउंड हॉक्स आते हैं। इसमें आज की 100 प्लस फिश ऐड हो जाती है। ट्राइब की टोटल हार्वेस्ट काफी सब्सटैंटियल होती है। आज जो फूड नहीं खाया जाता वह स्टोर किया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो सून गिव बर्थ करने वाली होती हैं, उनके लिए प्लेंटी फूड होगा। जब क्ले बोल्स वाइट टर्न करने लगते हैं, मैं फायरवुड डालना बंद कर देता हूँ। फायर को नेचुरली डाई और ओवरनाइट कूल होने देता हूँ। टुमारो मॉर्निंग किल ओपन किया जा सकता है। पूरे दिन की लेबर के बाद ट्राइब मेंबर्स एग्जॉस्टेड होते हैं, लेकिन कैंप फायर के अराउंड गैदर होने पर हर फेस पर हैप्पी स्माइल होती है। नो मोर हंगर। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने 2 लार्ज बर्ड्स को क्ले बेक्ड चिकन में कन्वर्ट कर दिया होता है। उन्होंने कभी इतना डिलिशियस फूड टेस्ट नहीं किया होता, बट मुझे एपेटाइट फील नहीं होती। फूड में बस थोड़ा सा कोर्स सॉल्ट होता है जो बेरली टेस्ट होता है। सॉल्ट अभी बहुत प्रेशियस होता है। कहते हैं ये किसी दूसरी ट्राइब से ट्रेड होकर आया है। मैं माइंड में कैलकुलेशन करता रहता हूँ, क्या मैं पॉटरी ट्रेड करके ज्यादा सॉल्ट ला सकता हूँ। सबके खाने के बाद विमेन केव के अंदर बास्केट्स वीव करने लौट जाती हैं। उन्हें रियलाइज हो चुका होता है कि बैकपैक्स ट्रूली यूजफुल हैं। टुडे गैदरिंग टीम में कम लोग होने के बावजूद उन्होंने पहले से ज्यादा कलेक्ट किया होता है। मैं सारे एनिमल हाइड्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब कई चिल्ड्रन
ब्लैंकेट्स के नीचे टुगेदर हडल कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इमीडिएटली पॉटरी फायरिंग के रिजल्ट्स चेक करता हूँ। फ्लिंट एल्डर हॉर्न के साथ दौड़ता हुआ आता है, नर्वसली चैटर करते हुए। मैं खुद भी एक्सट्रीमली नर्वस होता हूँ। मेरी सॉल्ट ट्रेडिंग प्लान और मीट सूप का ड्रीम सब इसी पर डिपेंड करता है। गोल्डन एग तोड़ने जैसी एंटिसिपेशन के साथ मैं किलन की डर्ट कवर हटाता हूँ और अंदर पीयर करता हूँ। सारे क्ले बोल्स वाइब्रेंट टेराकोटा रेड होते हैं और अनएक्सपेक्टेडली स्मूथ दिखते हैं। यह देखकर फ्लिंट एक बोल उठा लेता है और एक्साइटेडली उस पर हाथ फेरता है। फिर वह स्टंबल करता हुआ केव की तरफ भागता है। मोमेंट्स बाद वह वाटर से भरा बोल लेकर वापस आता है, जॉय में हाउलिंग करता हुआ, और ट्राइब को प्राउडली ये ब्यूटीफुल वाटर होल्डिंग वेसल दिखाता है। मैं स्माइल करता हूँ और पॉटरी निकालना कंटिन्यू करता हूँ। 4 कुकिंग पॉट्स और 4 स्मॉल वाटर जार्स परफेक्टली निकलते हैं। स्मूथ सर्फेसेस होती हैं बिना किसी क्रैक के। 8 स्पून्स में से सिर्फ 2 सर्वाइव करते हैं, बाकी मेल्ट होकर आपस में स्टिक हो जाते हैं। 20+ क्ले बोल्स में से सिर्फ 12 यूजेबल होती हैं। पीस आफ्टर पीस टेराकोटा पॉटरी किल्न से बाहर आती है। ट्राइब मेंबर्स सिर्फ शॉक और एक्साइटमेंट फील करते हैं। फैंग और ऑक्स फास्टेस्ट मूव करते हैं। दोनों एक एक जार उठाते हैं और स्ट्रीम की तरफ रन करते हैं। सून वे वाटर से भरे जार्स लेकर रिटर्न करते हैं। एल्डर हॉर्न एक्साइटेड होता है लेकिन कंपोजर मेंटेन करता है। वह जेस्चर करके मुझसे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। आंसर देने से पहले ही कल के 2 हेल्पर्स ईगरली एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन मेरी मेन कंसर्न सॉल्ट ट्रेड को लेकर होती है। मैं ये क्वेश्चन एल्डर हॉर्न के सामने रखता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली एल्डर हॉर्न मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं कोई वेस्टफुल चाइल्ड हूँ। वह पॉटरी पीसेस की तरफ पॉइंट करता है, फिर ट्राइब के अडल्ट्स और चिल्ड्रन की तरफ, और उनकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है कि ये चीजें कितनी प्रेशियस हैं। जब मैं फाइनली समझता हूँ, मैं कंप्लीटली शॉक्ड होता हूँ। इवन एक सिंगल बोल ऑलमोस्ट अडल्ट बॉय या 2 गर्ल्स के बदले ट्रेड हो सकती है। वाटर जार्स और कुकिंग पॉट्स तो और भी ज्यादा वैल्यूबल होते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स के बीच वाटर होल्डिंग वेसल्स एक्सट्रीमली रेयर होती हैं। लाइफ टाइम स्टोन प्लेट ग्राइंड करना नॉर्मल माना जाता है। मोर वेसल्स पाने के लिए कुछ ट्राइब्स बिना हेजिटेशन लोगों को ट्रेड कर देते हैं। वे सोचते हैं ज्यादा पीपल यूजलेस हैं और सिर्फ फूड कंज्यूम करते हैं, बट मैं बिलीव करता हूँ कि ज्यादा पीपल ज्यादा फूड ला सकते हैं और ट्राइब की फाइटिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू मेंबर्स ट्राइब में फ्रेश ब्लड लाते हैं। यह सोचकर मैं इमीडिएटली ट्रेडिंग मिशन असाइन करता हूँ। एल्डर हॉर्न और हंटिंग पार्टी के 7 मेंबर्स सेट आउट करते हैं। 1 वाटर जार, 1 कुकिंग पॉट और 3 क्ले बोल्स ट्रेड के लिए दिए जाते हैं। वाटर जार के बदले 2 एडल्ट वुमेन, कुकिंग पॉट के बदले 2 ऑलमोस्ट एडल्ट बॉयज, 3 क्ले बोल्स प्रेशियस सॉल्ट क्रिस्टल्स के बदले जो माउंटेन रॉक से कलेक्ट होती हैं। अगर सॉल्ट न मिले तो बोल्स गर्ल्स के बदले ट्रेड की जाए। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ग्रुप इमीडिएटली डिपार्ट करता है। मैं बाकी ट्राइब मेंबर्स को टास्क्स असाइन करना कंटिन्यू करता हूँ। ट्रेड वेस्ट की ट्राइब से होता है, माउंटेन और वैली क्रॉस करके। ग्रुप जल्दी डेस्टिनेशन रीच करता है। ये ट्राइब रिवर स्टोन ट्राइब से थोड़ी बड़ी होती है, करीब 80 से 90 पीपल। दोनों ट्राइब्स पहले भी ट्रेड कर चुकी होती हैं। एल्डर हॉर्न की ग्रुप को गुड्स के साथ आते देख दूसरी ट्राइब का चीफ बॉल्ट कैप ग्रीट करने बाहर आता है। शॉर्ट कॉन्वर्सेशन के बाद एल्डर हॉर्न बैकपैक से क्ले बोल निकालकर उसे देता है। सॉल्ट के बदले ट्रेड करने को कहा जाता है। बॉल्ट कैप की आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती हैं। क्ले बोल अंदर बाहर से स्मूथ होती है और स्टोन बेसिन से काफी लाइटर होती है। वह तुरंत 2 ट्राइब मेंबर्स को स्मॉल बैग ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स लाने भेजता है और एल्डर हॉर्न को देता है, बट एल्डर हॉर्न बैग को देखता है और हेड शेक करता है। हमें ज्यादा चाहिए और इस बार हम 2 एडल्ट वुमेन भी ट्रेड करना चाहते हैं। फिर वह ऑक्स को वाटर जार निकालने का सिग्नल देता है। बॉल्ट कैप स्टन्ड रह जाता है। यह स्टोन बेसिन ह्यूज होती है, इसमें बहुत ज्यादा वाटर स्टोर हो सकता है, बट नेक्स्ट मोमेंट वह हेजिटेट करता है। ट्रेडिंग के लिए 2 औरतों को इतना बड़ा स्टोन बेसिन देकर लेना एक अच्छा डील लगता है, लेकिन अभी ऑटम का टाइम चल रहा होता है, जो फूड कलेक्ट करने का सीजन माना जाता है, जिस पर एक इंसान कम होने का मतलब होता है कम हार्वेस्ट। इस बात पर थोड़ा सोचा जाता है, लेकिन आखिर में वो हल्की स्माइल के साथ एग्री कर जाता है, क्योंकि एक इंसान कम होने से कंजम्पशन भी कम होता है और यह उसे एक स्मार्ट डील फील होता है। इसके बाद 2 दुबली पतली औरतों को सामने लाया जाता है जो एडल्ट सिस्टर्स होती हैं। बड़ी बहन अपनी गोद में करीब 4 साल का छोटा बच्चा पकड़े रहती है। बच्चे की आंखें बंद होती हैं और उसका शरीर बिल्कुल शांत रहता है, जो देखकर साफ लगता है कि वो ठीक नहीं है। फिर कहा जाता है कि इन दोनों लोगों के बदले बड़ा स्टोन बेसिन मिलेगा और बच्चे को साथ में दे दिया जाएगा। यह सुनकर बाल्ट कैप हल्के से हाथ हिलाता है, जैसे जल्दी में उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहा हो, जिस पर एल्डर हॉर्न उन दोनों कमजोर औरतों को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो स्टोन से कहता है कि बैकपैक से कुकिंग पॉट और बाकी क्ले बोल्स निकालो। फिर वो बोलता है कि अगर चाहिए तो ट्रेड कर सकते हो। चीफ बॉल्ट कैप पहले ही बड़ा जार ले चुका होता है। अब जब वो छोटा वाला देखता है तो उसे पसंद तो आता है, लेकिन वो इशारे से मना कर देता है। ये देखकर एल्डर हॉर्न को मेरे सुबह देगा इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं, जिस पर वो वहीं पर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता है। वो क्ले पॉट में मीट सूप बनाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में पॉट से एक अच्छी खुशबू फैलने लगती है, जिसे फील करते ही बाकी ट्राइब मेंबर्स का ध्यान उधर चला जाता है। उन्हें समझ आता है कि मीट इस तरह भी खाया जा सकता है, जिस पर चीफ बॉल्ट कैप जल्दी से एल्डर हॉर्न के हाथ से क्ले बोल लेता है। बोल
बाउल में सूप और मीट के टुकड़े होते हैं। वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए एक सिप लेता है और उसी पल उसका रिएक्शन बदल जाता है। सूप का टेस्ट उसे काफी अच्छा लगता है। ऊपर हल्की ऑयल की लेयर होती है और मीट सॉफ्ट और जूसी होता है, जिसे खाते ही उसका पूरा बॉडी अच्छा फील करता है। इसके बाद उसके मन में साफ हो जाता है कि ट्रेड करना सही रहेगा। अब बॉल्ड कैप ज्यादा ओपन हो जाता है। वो लोगों को सौंप देता है और अपने लोगों से नमक से भरा एक पैक मंगवाता है, जो ऑक्स का पूरा पैक भर देता है। यह देखकर एल्डरहॉर्न संतोष में सिर हिलाता है। इसके बाद ग्रुप वापसी के सफर पर निकल पड़ता है। वो 7 लोगों के साथ आए थे और अब 9 नए लोगों के साथ लौटते हैं, यानी कुल 16 लोग। यह रिजल्ट एक पूरे दिन की हंटिंग से भी बेहतर होता है। ग्रुप जल्दी चलते हुए शाम के आसपास रिवरस्टोन ट्राइब पहुंचता है, लेकिन जैसे ही नए आए लोग केव एंट्रेंस की क्लियरिंग में पहुंचते हैं, सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि केव एंट्रेंस पर 4 वाटर जार्स, 4 पॉट्स और पोल्स का एक बड़ा स्टैक रखा होता है, जो फ्लिंट ने उसी दिन बनाया होता है। फ्लिंट पॉटरी को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। यह उसके लिए एक बहुत खास दिन होता है। क्लियरिंग के दूसरे हिस्से में कई बड़ी फिश सूखने के लिए टंगी होती हैं। पास खड़ी औरतें इसे देखकर खुश नजर आती हैं। यह सब फूड है और अब वो खुद भी इसे इकट्ठा कर सकती हैं। यह सब देखकर नए आए एडल्ट्स और बच्चे खास तौर पर हैरान होते हैं। जहां एक स्टोन बेसिन के बदले 2 एडल्ट्स मिल सकते हैं, वहीं इस ट्राइब के पास इतने सारे बर्तन और फूड होता है। उन्हें लगता है कि इस ट्राइब में आना सही फैसला रहा। इसके बाद एल्डरहॉर्न लोगों को मेरे पास लाता है। 8 लोग और एक बच्चा। मैं सबको ध्यान से देखता हूँ। सब काफी कमजोर दिखते हैं, लेकिन ट्राइब के पास फूड की कोई कमी नहीं होती। एक विंटर में उनकी हालत बेहतर हो सकती है। फिर मैं उस औरत के सामने रुकता हूँ जो बच्चे को पकड़े रहती है। बच्चा शांत रहता है और उसका चेहरा गर्म लगता है। मैं उसके माथे को टच करता हूँ, जो काफी गर्म होता है। यह फील करते ही मैं उन्हें केव के अंदर ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक एनिमल हाइड लाकर माँ और बच्चे को उसमें रैप करता हूँ और फायर पिट के पास बैठाता हूँ, ताकि वो वार्म हो सके। इस दौरान मैं सोचता रहता हूँ कि बिना मेडिसिन के फीवर कैसे कम किया जाए। तब मुझे एक तरीका याद आता है, स्क्रैपिंग थेरेपी। यह सोचते ही मैं तैयारी शुरू करता हूँ। पहले क्लियर फिश सूप को आग पर रखता हूँ, फिर स्क्रैपिंग के लिए एक स्मूथ बोन ढूंढता हूँ। टेराबक की पीक का छोटा हिस्सा इसके लिए ठीक रहता है। औरत को समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो घबराई हुई होती है, क्योंकि उसका बच्चा पहले से कमजोर होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मैं उसके पास जाकर इशारे से समझाता हूँ कि मैं बच्चे की मदद करना चाहता हूँ। वो शब्द नहीं समझती, लेकिन मेरे व्यवहार से उसे भरोसा होता है। थोड़ी हिचक के बाद वो बच्चा मुझे दे देती है। मैं बोन के टुकड़े से बच्चे की स्किन पर हल्के स्क्रैप मार्क्स बनाता हूँ। बच्चा थोड़ी परेशानी में हिलता है, लेकिन कुछ देर बाद शांत हो जाता है। फिर मैं उसे वापस उसकी माँ को दे देता हूँ। इसके बाद मैं फिश सूप का बोल भरकर स्पून से बच्चे को पिलाता हूँ। बच्चा टेस्ट करते ही धीरे धीरे पीने लगता है। यह देखकर मुझे थोड़ी राहत मिलती है। अगर वो खा पा रहा है तो उम्मीद बाकी रहती है। कुछ समय बाद अगर फीवर कम हो जाए तो बच्चा सेफ रह सकता है। यह सोचकर औरत थोड़ी रिलैक्स करती है। उसे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन यह समझ जाती है कि मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही वो रिलैक्स करती है, उसे अपनी भूख महसूस होती है। वो सूप की तरफ देखती है। यह देखकर मैं तुरंत उसके लिए भी फिश सूप का बोल निकाल देता हूँ। फिर मैं बच्चे को एनिमल हाइड में अच्छे से लपेटकर कुछ देर खुद संभालता हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में कई चिंताएं चलती हैं। यहाँ एक मामूली बीमारी भी खतरा बन सकती है। खाने की प्रॉब्लम तो अभी के लिए सॉल्व हो जाती है, लेकिन कपड़ों का सवाल अभी बाकी रहता है। ज्यादा हाइड्स इकट्ठा करने के लिए बड़े जानवर हंट करने पड़ेंगे, लेकिन अभी के वेपन्स उसके लिए सही नहीं है। आगे के हंट्स में मुझे खुद जाना होगा और बेटर वेपन्स के लिए मटेरियल ढूंढना होगा। कम से कम ट्रैप्स बनाना जरूरी होगा। मैं मन ही मन तय करता हूँ कि विंटर आने से पहले सबके पास कपड़े होंगे। सबके खाने के बाद बच्चा पसीने में भीगा हुआ जागता है। मैं उसे वापस उसकी माँ को दे देता हूँ। फिर मैं उसके बालों को बांधकर एक सिंपल सा टॉप नॉट बनाता हूँ और उसे एक नाम देता हूँ, स्प्राउट। यह देखकर औरत बहुत खुश होती है। नया ट्राइब चीफ न सिर्फ उसके बच्चे की मदद करता है, बल्कि उसे बाकी लोगों जैसा मानता है। इससे साफ होता है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बाद मैं अपना इक्विपमेंट बनाना शुरू करता हूँ। मैं एक सीधी लकड़ी चुनता हूँ और टेरेक की लेग बोन से बना स्पीयर पॉइंट उसके सिरे पर लगाता हूँ। इस तरह एक सिंपल बोन स्पीयर तैयार होता है। फिर मैं टेराबीक की बीक के कुछ टुकड़े लेकर उन्हें ग्राइंड करता हूँ और एक छोटा नाइफ बनाता हूँ। बाकी मटेरियल मैं फ्लिंट को दे देता हूँ, ताकि वो भी अपना वेपन बना सके। फिलहाल इक्विपमेंट बस यही 2 चीजें होती हैं। अगली सुबह जब ट्राइब मेंबर्स जागते हैं, तो मैं नए टास्क असाइन करता हूँ। फ्लिंट पॉटरी बनाता रहता है, ताकि हर किसी के पास बोल हो सके। अडल्ट विमेन 2 टीम्स में बंट जाती हैं, एक वाइल्ड फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए और दूसरी फिश पकड़ने के लिए। बाकी बच्चे पास रहकर हेल्प करते हैं। हंट को मैं खुद लीड करता हूँ। हंटिंग पार्टी में मेरे साथ चर्प और स्किप और नए आए ब्रदर्स रीड और ब्रुक होते हैं। कुल मिलाकर 11 लोग बनते हैं। सूरज निकलते ही हम फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट में पहुंचते ही हंटिंग पार्टी फैल जाती है। हर अडल्ट अलग अलग हंट करता है। मैं अपने
अपने 4 यंग फॉलोअर्स को साथ रखता हूँ जो बैकपैक्स और ग्रास रोप कैरी करते हैं। इस फॉरेस्ट के ज्यादातर ट्रीज पर नट्स होते हैं। पेड़ काफी ऊंचे और मोटे होते हैं जिनके साथ मैं कुछ नहीं कर पाता। जमीन पर नट्स बिखरे रहते हैं। दूर कुछ बड़े बर्ड्स जमीन पर फूड ढूंढते दिखते हैं, लेकिन इस रूट पर मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। मैं किसी एनिमल पर अटैक नहीं करता क्योंकि एक अच्छे हंटर के लिए पहले एरिया को समझना जरूरी होता है। कुछ देर बाद मुझे वाइल्ड बोर के ट्रैक्स मिलते हैं। फुटप्रिंट्स देखकर लगता है कि ये ग्रुप में होते हैं और उनकी गहराई देखकर वेट काफी ज्यादा फील होता है। मैं सावधानी से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूँ। आखिरकार जब मैं एक रिज पार करता हूँ तो मेरी आंखें चमक उठती हैं। सामने वैली में एक साफ स्ट्रीम बहती दिखती है। वेस्ट की तरफ डेंस रीड्स होते हैं और वहां कई थंडर बार्स पानी पीते नजर आते हैं, जो साफ दिखाता है कि ये एक पूरा फैमिली ग्रुप है। मैन मेल शायद करीब 1500 पाउंड का होता है। उसके पीछे 3 फीमेल और 1 दर्जन से ज्यादा छोटे पिगलेट्स चलते हैं जो डोमेस्टिक पिग्स जितने साइज के होते हैं। ऐसे में सीधे चार्ज करना मतलब सीधा सुसाइड होता है, जिस पर मुझे ट्रैप सेट करने का प्लान बनाना पड़ता है। मैं क्वाइटली पीछे हटता हूँ, जमीन के काफी करीब रहते हुए फॉरेस्ट की तरफ वापस जाता हूँ। मेरे यंग फॉलोअर्स पूरी तरह टेरिफाइड होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा प्रे नहीं देखा होता है। मैं उन पर बिल्कुल रिलाई नहीं करता और अकेले ही ट्रैप्स सेट करना शुरू करता हूँ। ग्रास रोप और बोर्ड ट्रैक्स का इस्तेमाल करके मैं कई फिगर 6 स्नेयर्स बनाता हूँ जिनका दूसरा सिरा सीधे बड़े ट्रीज से बांध देता हूँ। जैसे ही कोई हूफ उसमें फंसता है, स्नेयर अपने आप टाइट होने लगता है और जितना ज्यादा वो स्ट्रगल करता है उतना ही टाइट होता जाता है। सेफ्टी के लिए मैं बच्चों को ट्रीज पर चढ़ा देता हूँ। अब बस मुझे बोर हर्ट को वापस इसी डायरेक्शन में मोड़ना होता है। इसके बाद मैं क्वाइटली स्ट्रीम के दूसरी साइड घूमता हूँ, खुद को मड से कवर करता हूँ, 2 ब्रांचेस हाथ में उठाता हूँ और अचानक बुशेस के पीछे से जोर से चिल्लाते हुए बाहर कूदता हूँ। बोर हर्ट ने ऐसा क्रीचर पहले कभी नहीं देखा होता है, जिस पर वो तुरंत फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं। मैं पीछे से दौड़ते हुए चिल्लाता रहता हूँ। थोड़ी ही देर में आगे से एगनाइज्ड स्क्वील सुनाई देने लगती हैं। जब मैं ट्रैप एरिया तक पहुंचता हूँ तो लीड मेल और एक एडल्ट फीमेल जमीन पर गिरे होते हैं। ग्रास रोप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। यह देखकर मैं केयरफुली बोन स्पीयर लेकर आगे बढ़ता हूँ। परफेक्ट टाइमिंग के साथ मैं उसका मुंह खुला देखते ही स्पीयर को पूरी ताकत से अंदर थ्रस्ट करता हूँ। शार्प बोन स्पीयर सीधे उसकी गर्दन के पीछे तक पियर्स कर जाता है और ब्लड ऐसे स्प्रे करता है जैसे फ्री बह रहा हो। कुछ ही मोमेंट्स में 1500 पाउंड का बीस्ट कोलैप्स कर जाता है और उसका बॉडी कभी कभी ट्विच करता रहता है। तब जाकर मैं एक लंबी राहत की सांस लेता हूँ। लेकिन इसके तुरंत बाद एक प्रॉब्लम सामने आती है। 5 बच्चे इस मैसिव बोर को वापस कैसे लेकर जाएंगे? पास में स्ट्रगल कर रहे एसए को देखकर मेरी आंखें अचानक चमक उठती हैं। सबसे पहले मैं एसए को ग्रास रोप से एक ट्री के साथ सिक्योर करता हूँ, फिर बाइटिंग रोकने के लिए उसका मुंह बांध देता हूँ। इसके बाद मैं 2 रोप्स उसके दोनों फ्रंट लेग से बांधता हूँ। आखिर में मेल बार की रोप को एसए के बॉडी से टाई कर देता हूँ। सब कुछ रेडी होने के बाद मैं एसए के स्नाउट को खींचते हुए आगे बढ़ता हूँ। चर्प और स्किप दोनों एसए के एक एक फ्रंट लेग पकड़कर साइड से चलते हैं। रीड और ब्रुक पीछे सिक्योरिटी के लिए स्टिक्स लेकर चलते हैं। हम डेंस फॉरेस्ट के अंदर चलते रहते हैं और आखिर में डिस्टेंस में ट्राइब की केव दिखने लगती है। बाहर ब्रश साफ कर रहा एक यंग ट्राइब मेंबर हमें सबसे पहले देख लेता है और जोर से आवाज लगाता है, जिससे पूरी ट्राइब अलर्ट हो जाती है। जल्दी ही सब लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्रे पहले कभी नहीं देखा होता है। मैं फ्लिंट को बुलाता हूँ और उसे वाटर जार और सॉल्ट रेडी करने को कहता हूँ। फ्लिंट जार लाता है, जिस पर मैं जमीन में एक पिट खोदता हूँ और जार को उसमें रख देता हूँ ताकि उसका माउथ थोड़ा सा ग्राउंड के ऊपर रहे। इसके बाद सब लोग एसए को जार के पास पकड़ते हैं। मैं अपना नाइफ उसकी गर्दन में प्लंज करता हूँ। ब्लड बिना वेस्ट हुए सीधे जार में फ्लो करता है और थोड़ी ही देर में जार ब्रिम तक भर जाता है। फिर मैं उसमें सॉल्ट वाटर डालकर अच्छे से स्टर करता हूँ। कुछ समय में यह रात के सूप के लिए टेस्टी ब्लड पुडिंग बन जाएगा। थंडरबार की हाइड से बूट्स या बैग्स बनाए जा सकते हैं और ये दोनों बोर्स काफी मटेरियल देंगे। हाइड के नीचे व्हाइट लार्ड की लेयर होती है जो 4 फिंगर्स थिक होती है, जिसे मैं जल्द ही फायर पर रेंडर करता हूँ। लंग्स को छोड़कर बाकी सब एडिबल होता है और बड़े बोन्स को भी निकाल लिया जाता है ताकि उन्हें ग्राइंड करके वेपन्स बनाए जा सकें। पूरा आफ्टरनून इन करीब 2000 पाउंड के पोर्स को प्रोसेस करने में निकल जाता है। काम बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, लेकिन रिजल्ट काफी रिवॉर्डिंग फील होता है। स्मोकिंग रैक्स हर साइज के मीट चंक से भर जाते हैं। एक जार में कुक्ड ब्लड पुडिंग होता है और 3 जार्स प्योर व्हाइट लार्ड से ब्रिम होते हैं। बच्चे क्रिस्पी पोर्क क्रैकलिंग्स उठाकर हंसते रहते हैं और लिटिल स्प्राउट भी फीस्ट एंजॉय करता है। शाम को जब फ्लिंट किलन खोलकर पॉटरी निकालता है, उसी वक्त मेन वर्क ग्रुप्स अपने पूरे दिन के काम से वापस लौटते हैं। फिशिंग टीम कई 100 फिश लेकर आती है। हंटिंग टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। 3 फेजेंट्स, 2 बड़े स्नेक्स, दर्जन भर बर्ड एग्स, 1 दर्जन ग्राउंड स्क्विरल्स और नट्स की एक बास्केट लेकर। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह होती है कि आज मेपल गैदरिंग टीम लीड करती है और एक नया फूड सोर्स डिस्कवर करती है, एक बहुत ही स्वीट ट्री रूट। जब उसे काटा जाता है
तो बाहर की स्किन के अंदर एम्बर कलर की नेचुरल शुगर दिखती है। अगर इन्हें ज्यादा कलेक्ट किया जाए तो व्हाइट शुगर रिफाइन की जा सकती है। मैं खास तौर पर इस डिस्कवरी के लिए उस यंग वुमन की प्रेस करता हूँ। डिनर के टाइम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन इसी दौरान एल्डर हॉर्न का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसके हाथ में रेड स्पाइन से भरी थॉर्नी वाइन होती है और वो मेपल के पीछे भागते हुए उसे बार बार स्ट्राइक करता है। ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज से मुझे पता होता है कि ये वाइन ट्राइब का डिसिप्लिनरी टूल होता है, जिसे सिर्फ सीरियस ऑफेंस पर यूज किया जाता है। ये देखकर मैं तुरंत बीच में इंटरवीन करता हूँ, एंग्री एल्डर को रोकता हूँ और पूछता हूँ कि वो उसे प्यूनिश क्यों कर रहा है। एल्डर बताता है कि ये रूट्स थर्न ट्री का बैट होती हैं और जो भी इन्हें खाता है उसे वही ट्री खा जाता है। ये सुनते ही मैं सबको रूट्स खाना तुरंत स्टॉप करने को कहता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं एल्डर की बात पर पूरी तरह बिलीव करता हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे डर होता है कि ये रूट्स पॉइजनस या एडिक्टिव हो सकती हैं। इस इंसिडेंट की वजह से मैं पूरी रात अलर्ट रहता हूँ और अपने बॉडी में किसी भी चेंज को केयरफुली मॉनिटर करता हूँ। लकी कुछ भी नहीं होता। सुबह डे लाइट आने पर लोग बाहर निकलते हैं और मैं दिन के काम ऑर्गेनाइज करना शुरू करता हूँ। सब कुछ नॉर्मली चलता है, बस एक चेंज होता है। स्प्राउट और उसकी माँ फिशिंग टीम के साथ जाते हैं और मैं 4 यंगर बॉयज को गैदरिंग टीम के साथ ले जाता हूँ। मेरा एम उस थॉर्न ट्री को इन्वेस्टिगेट करना होता है जिसका मेंशन एल्डर हॉर्न ने किया था। ट्री की लोकेशन केव के पीछे पहाड़ के अंदर गहराई में होती है। इस माउंटेन पर टॉल ट्रीज कम होते हैं, लेकिन श्रब्स बहुत डेंस होते हैं और फ्रूट ट्रीज काफी होते हैं। रास्ते में मुझे एक एक्साइटिंग डिस्कवरी होती है, वही चिली पेपर्स जिनकी मुझे काफी टाइम से तलाश थी। ब्राइट रेड पैच श्रब्स के बीच छिपा होता है। ट्राइब मेंबर्स इन्हें नहीं खाते क्योंकि इनका बहुत स्पाइसी टेस्ट उन्हें लगता है कि ये एडिबल नहीं है। मैं तुरंत अपने 4 कंपेनियंस को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आज सिर्फ चिली पेपर्स हार्वेस्ट करो। इसके बाद मैं गैदरिंग टीम के साथ आगे बढ़ता हूँ। एक रिज क्रॉस करने के बाद सामने एक बेसिन दिखाई देता है। चारों तरफ ग्रीनिश टिंट वाली एनिमल बोन्स बिखरी होती हैं जो मास क्रेव जैसी लगती हैं। बेसिन के सेंटर में करीब 7 मीटर ऊंचा एक स्ट्रेंज ट्री खड़ा होता है। उसकी रूट्स लगभग 500 मीटर के रेडियस में फैली होती हैं। सेंटर की तरफ जाते हुए रूट पल्प्स ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे एनिमल्स को ट्रंक की तरफ लूर करने के लिए डिजाइन किया गया हो। मेरी इंस्टिंक्ट्स साफ वार्न करती हैं कि ट्रंक के पास जाना ज्यादा डेंजर वाला है। फिर भी मैं क्लोजर जाने का फैसला करता हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जरूरत पड़ी तो एस्केप कर सकता हूँ। हर कदम पर मैं अपने बोन स्पीयर से जमीन प्रोब करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही स्पीयर ट्री के कैनोपी के नीचे की एरिया को टच करता है, मेरी ट्रेनिंग इंस्टेंटली अलर्ट देती है, डेंजर क्लोज है। मैं तुरंत स्पीयर पीछे खींचता हूँ और उसी पाथ से रिट्रीट करता हूँ। उसी पल हवा में वुश की आवाज गूंजती है और दर्जन भर थॉर्न्स, हर एक करीब 1 मीटर लंबा, जमीन में सीधा आकर घुस जाता है, ठीक उसी जगह जहां स्पीयर ने टच किया था। हर थॉर्न करीब 1 सेंटीमीटर मोटा होता है और उसके टेल एंड पर पी साइज्ड सफेद फ्लावर होता है। ये नेचुरल एरोज होते हैं। ये देखकर मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और मेरे दिमाग में स्ट्रॉ बोर्ड से एरोज बोरो करने वाली स्टोरी फ्लैश हो जाती है। मैं अपनी वोवन बास्केट को टारगेट बनाता हूँ, उसमें एक लंबी रोप बांधता हूँ और उसे कैनोपी के नीचे फेंक देता हूँ। वोश वोश वोश, और तुरंत दर्जन भर थॉर्न्स बास्केट में एम्बेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करके मैं जल्दी ही डेविल थॉर्न्स के 2 बड़े बंडल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। जाने से पहले मैं औरतों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि रूट्स एडिबल हैं, लेकिन सिर्फ आउटर एरिया से ही कलेक्ट करनी है। वापसी के रास्ते में मैं फॉरेस्ट से थॉर्न ट्री के करीब 100 सैपलिंग्स कलेक्ट करता हूँ। ये सैपलिंग्स करीब 3 सेंटीमीटर मोटी और बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जो स्पीयर्स के लिए परफेक्ट मटेरियल बनती हैं। मैं अपने 4 कंपेनियंस को चिली पेपर्स से बुलाता हूँ और हम पांचों मिलकर ये सैपलिंग्स उठाकर ट्राइब वापस आते हैं। ट्राइब पहुंचते ही बच्चे क्यूरियस होकर मेरे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और जो मैं लाया हूं उसे देखते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन की नजर में ये सारी चीजें फिलहाल यूजलेस लगती हैं। पेपर्स एडिबल नहीं होते और स्टिक्स भी इतनी मोटी नहीं होती कि किसी प्रे को मार सके, लेकिन फिर भी इससे मेरा एंथुजियाज्म बिल्कुल भी कम नहीं होता। बचे हुए टाइम में मैं पूरा फोकस अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने में लगाता हूँ। पील्ड डेविल थॉर्न्स की टेक्सचर काफी फाइन और हार्ड होती है और उनका डायमीटर सिगरेट जैसा होता है। अगर इन्हें एरोज में बनाया जाए तो ये हेवी एरोज बनते हैं। इससे रेंज थोड़ी अफेक्ट होती है, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफी फॉर्मिडेबल फील होती है। 3 मिलीमीटर थिक सप्लिंग्स अपनी हार्डवुड की वजह से सीधे यूज नहीं हो सकते, इसलिए उनकी सरफेस को पहले कार्बनाइज करना पड़ता है और फिर शार्प पॉइंट में शेप देना पड़ता है। ऐसा करने के बाद ये हंटिंग के लिए डेफिनेटली अच्छे से काम करते हैं। नेचुरली स्पीयर टिप्स शार्पन करने का काम चारों यंगर बॉयज को दिया जाता है। धीरे धीरे ट्राइब का हर मेंबर इन नए व्हाइट शाफ्ट स्पीयर से इक्विप्ड होने लगता है। अब बस एक चीज मिसिंग रहती है, बो। करंट कंडीशन में सिर्फ लॉन्ग बो बनाना पॉसिबल होता है, भले ही वो थोड़ा कमर्शियल हो, लेकिन उसकी पावर फिर भी फॉर्मेबल रहती है। लॉन्ग बो बनाने के लिए फर वुड की जरूरत होती है। जिस फॉरेस्ट में हमने कल वाइल्ड बोर पकड़ा था, वहां कुछ फर ट्रीज मौजूद होते हैं, बस मुझे सही साइज के पीसेस ढूंढने होते हैं। लेकिन सच में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगती है वो है बोर हंट के दौरान डिस्कवर हुआ एलो। एलो के फाइबर्स और लीव्स रोप्स बनाने के लिए एक्सीलेंट मटेरियल होते हैं और इन्हें वीव करके
कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। भले ही ये रेमी जितने अच्छे ना हो, लेकिन एनिमल हाइड से कहीं बेहतर और काफी ड्यूरेबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि एलो लीव्स का जूस वुंड्स को ट्रीट कर सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही ये हीट क्लियर करने और फीवर रिड्यूस करने में भी मदद करता है। ये सब सोचकर मैं डिसाइड करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से लार्ज स्केल एलो कल्टीवेशन शुरू की जाएगी। तब तक ट्राइब मेंबर्स के पास पहनने के लिए कपड़े होंगे और हंटिंग इंजरीज से होने वाली इन्फेक्शंस और डेथ्स भी काफी कम हो जाएंगी। अगले दिन मैं उसी फॉरेस्ट में पहुंचता हूं जहां वाइल्ड बोर पकड़ा गया था। मेरी किस्मत अच्छी होती है कि मुझे 2 फर ट्रीज मिल जाते हैं जो किसी जानवर द्वारा गिराए गए होते हैं और पहले से एयर ड्राइड होते हैं। ये बो बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। पूरा एक दिन स्टोन एक्सेस और स्टोन नाइव्स प्रिपेयर करने में निकल जाता है। फिर चॉपिंग और कार्विंग के बाद आखिरकार एक 5 फुट लंबा बो शेप लेना शुरू करता है। इसके बाद एक और पूरा दिन केयरफुल एडजस्टिंग और पॉलिशिंग में लगता है, तब जाकर बो कंप्लीट होता है। बो स्ट्रिंग सिजल फाइबर्स को ट्विस्ट करके बनाई जाती है। सारे एरोज रेडीमेड डेविल थॉर्न से बनते हैं और फ्लेचिंग के लिए टेरर बी के ब्लू ग्रीन फेदर्स यूज किए जाते हैं। मैं एक ही बार में 200 से ज्यादा एरोज बना लेता हूँ। 2 दिन बाद मैं क्लियरिंग में ट्राइब के सभी मेंबर्स को गैदर करता हूँ। 30 मीटर दूर ग्रास का एक टारगेट खड़ा होता है जिस पर आज पकड़े गए कई ग्राउंड स्क्विरल्स लटके होते हैं। सबसे पहले मैं थ्रोइंग स्पीयर का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ और 30 मीटर से टारगेट को पियर्स करता हूँ। इसके बाद क्लोज रेंज स्पीयर कॉम्बैट दिखाता हूँ। ट्राइब मेंबर्स इसे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। अब उन्हें रियलाइज होता है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर मैं लगातार वेपन्स बना रहा था। इसके बाद मैं हर ट्राइब मेंबर को एक स्पीयर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। हंटिंग टीम के मेंबर्स को 3 स्पीयर्स मिलते हैं, 2 थ्रोइंग के लिए और एक क्लोज कॉम्बैट के लिए। एडोलेसेंस बच्चों को रोज स्पीयर थ्रोइंग प्रैक्टिस करनी होती है, ग्रास क्लियरिंग और खेलने के साथ साथ। व्हाइट शार्प स्पीयर्स देखने में काफी इंप्रेसिव लगते हैं। ट्राइब मेंबर्स इन नए वेपन्स को बहुत चेरिश करते हैं। स्टोन्स फेंकने के अलावा यही उनका एकमात्र रेंज्ड अटैक ऑप्शन होता है। इसके बाद मैं बो और एरोस का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। करीब 100 पेसेस की दूरी से मैं लगातार 5 एरोज शूट करता हूँ और सारे एरोज ग्राउंड स्क्विरल्स को हिट करते हैं। ये देखकर सब लोग अमेज रह जाते हैं और आगे बढ़कर वेपन को छूना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन तक ही रुकता हूँ। बो बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अभी इसे प्रमोट करने का कोई प्लान नहीं होता। स्पीयर सक्सेसफुली प्रमोट करने के बाद मैं बूट्स बनाना शुरू करता हूँ। तो ब्लैक बोर हाइड्स कई राउंड्स ऑफ टैनिंग के बाद बेहद स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन जाती है, ताकि हर किसी को बूट्स मिल सकें। सिर्फ मेरे बूट्स पूरे बोर हाइड से बनाए जाते हैं। बाकी ट्राइब मेंबर्स के बूट्स में बोर हाइड सोल्स होती हैं और अपर्स छोटे जानवरों की फर से सिले जाते हैं। स्प्राउट के बूट्स मैं खुद बनाता हूँ। बूट्स की शाफ्ट घुटनों तक जाती है और अंदर सॉफ्ट फरी एनिमल हेयर भरी होती है, जिससे वो बहुत वार्म रहते हैं। छोटा सा स्प्राउट इन्हें पहनकर रोज सबको दिखाता रहता है। इस सारे काम के बाद ट्राइब के पास मौजूद छोटे हाइड पीसेस पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। वेदर ठंडा होता जा रहा होता है और एनिमल हाइड्स की जरूरत अर्जेंट बन जाती है। अब जब पॉटर काफी हो चुकी होती है, मैं फ्लिंट को नया टास्क देता हूँ, ब्रिक्स बनाना। जब इनफ ब्रिक्स हो जाएंगे तब हम बड़ा किल्न बना सकते हैं या वॉल्स और हाउसेस भी बना सकते हैं। यंग कंपेनियंस को दिया गया ग्रास क्लियरिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। केव के बाहर दर्जनों एकर्स का एरिया पूरी तरह साफ हो चुका होता है। हाउस बिल्डिंग हो या फार्मिंग, जमीन रेडी होती है, बस अभी सूटेबल सीड्स की कमी होती है। फिलहाल हम सिर्फ चिली पेपर्स ही प्लांट कर सकते हैं। चियोल एक पेरेनियल प्लांट होता है। मैं प्लान करता हूँ कि इसे बैक माउंटेन पर लगाया जाए और साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाए। इन लॉन्ग टर्म टास्क को अरेंज करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब और दूर ट्रैवल करके लार्ज हर्बीवोर्स की तलाश की जाए। जर्नी के लिए जरूरी सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका होता है, वेपन्स, फूड और सप्लाईज। ट्राइब मेंबर्स को ब्रीफ करने के बाद मैं अपना वोवन बास्केट उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ। एल्डरहॉर्न के फेस पर डीप कंसर्न साफ दिखता है। उसने कभी किसी को केव के बाहर रात सर्वाइव करते नहीं देखा होता है। हर्बीवोर्स आमतौर पर ग्रास लैंड्स में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले मुझे इस एंडलेस फॉरेस्ट से बाहर निकलना होता है। पूरी सुबह चलने के बाद ट्रीज धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। ये देखकर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये साइन होता है कि फॉरेस्ट खत्म होने वाला है। मॉर्निंग की जर्नी मुझे बहुत थर्स्टी कर देती है। मैं एक रिवर के पास पहुंचता हूँ और पानी पीने के लिए झुकता हूँ। जैसे ही मैं क्ले बोल निकालकर पानी भरने लगता हूँ, रिवर की शांत सरफेस अचानक इरप्ट हो जाती है। एक मैसिव क्रीचर बाहर निकलता है। उसके खुले हुए मुंह में सेरेटेड टीथ दिखाई देते हैं और वो सीधा मुझ पर अटैक करता है। मैं तुरंत मुड़ता हूँ और वाटर बीस्ट मेरे वोवन बास्केट को काट लेता है। उसका मुंह बास्केट में फंस जाता है। वो ना तो उसे थूक पाता है और ना ही काट पाता है, बस वो अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगता है। मैं पानी में घसीटा जाता हूँ, कभी लेफ्ट कभी राइट। इस क्रिटिकल मोमेंट में मैं स्ट्रगल करते हुए अपने पूट से बर्ड बीक टैगर निकालता हूँ और बास्केट की एक स्ट्रैप काट देता हूँ। इससे मुझे घूमने का मौका मिलता है। एक हाथ से मैं बाकी स्ट्रैप को पकड़ता हूँ और दूसरे हाथ से डैगर पकड़कर वाटर बीस्ट के सिर पर बार बार स्टैप करता हूँ। बीस्ट और ज्यादा वायलेंटली थ्रैश करने लगता है, मुझे पानी से ऊपर उछालता है, फिर जोर से पटक देता है और पानी में घसीटता रहता है। मैं खुद को उसके सिर पर पलट लेता हूँ और ब्लेड को पूरी ताकत से उसकी दोनों आंखों में घुसा देता हूँ। ब्लड और ब्रेन मैटर मिलकर आंख
आंखों से बाहर निकलता है और पानी का बड़ा हिस्सा लाल हो जाता है। धीरे धीरे बीस्ट की ताकत खत्म होने लगती है और आखिर में बस हल्की ट्विचिंग रह जाती है। मैं थक कर ऑपोजिट शोर तक तैरता हूँ। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वाटर बीस्ट पूरी तरह मर जाता है और रिवर की सरफेस पर पेली अप फ्लोटिंग रहता है। उसका मुंह अब भी मेरे वोवन बास्केट में फंसा रहता है। मैं एक स्ट्रॉन्ग वाइन ढूंढता हूँ, उसे बीस्ट की आंखों के थ्रू डालता हूँ और पूरी ताकत से उसे शोर पर खींच लाता हूँ। तब जाकर मुझे उसे ध्यान से देखने का टाइम मिलता है। वो असल में एक फिश होती है, करीब 5 मीटर लंबी। रेस्ट के बाद मैं स्टोन एक्स उठाता हूँ और फिश के प्लेट लाइक ट्रायंगुलर टीथ निकालना शुरू करता हूँ। हर एक टूथ बच्चे की हथेली जितना बड़ा होता है और ऐसे 50 से ज्यादा होते हैं। सारे टीथ निकालने के बाद मैं अपना बास्केट वापस निकालता हूँ और सामान चेक करता हूँ। लकीली फायर कीपर गीला नहीं होता। कुछ आइटम्स को हल्का डैमेज होता है लेकिन वो यूजेबल रहते हैं। जैसे ही मैं कपड़े सुखाने के लिए फायर जलाने का सोचता हूँ, फॉरेस्ट की तरफ से अचानक फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। मुड़कर देखने पर एक पेल स्किन्ड वुमन और एक छोटी लड़की मुझे डर के साथ घूरती हुई दिखती हैं। अचानक दोनों चिल्लाती हैं और भाग जाती हैं और जमीन पर एक राउंड चीज गिरा जाती हैं। मैं पास जाकर देखता हूँ। वो एक वुडन बकेट होती है जो सॉलिड लॉक को हॉलो करके बनाई गई होती है। लुक से साफ होता है कि वो पानी भरने आई थी, अब बकेट गिराकर भाग चुकी होती हैं। मुझे लगता है कि वो जल्द ही दूसरों को लेकर वापस आएंगी और सच में थोड़ी ही देर में वही औरत कई ट्राइब मेंबर्स के साथ वापस आती है। वो सफेद एनिमल हाइड रोब्स पहने होते हैं और उनकी स्किन इतनी पेल होती है कि पाउडर्ड लगती है। पूरा ग्रुप मेरे पीछे पड़ी जायंट फिश को देखकर हैरान रह जाता है। एक आदमी जो शायद उनका चीफ होता है मुझसे आई कांटेक्ट करता है और वुडन बकेट की तरफ इशारा करता है। उसी पल मैं सब समझ जाता हूँ। मैं अपने स्पीयर से बकेट को उठाता हूँ और चीफ की तरफ बढ़ाकर उसे दे देता हूँ। चीफ बकेट ले लेता है और कुछ ऐसी आवाज में बोलता रहता है जो मुझे समझ नहीं आती। फिर वो मेरे पीछे पड़े जायंट फिश की तरफ इशारा करता है, जिसे सुनकर भले ही वर्ड्स क्लियर नहीं होते लेकिन मीनिंग साफ फील होने लगता है। ये देखकर मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ और फिश को पूरी तरह रिवील करता हूँ, जिस पर पूरा ग्रुप तुरंत दौड़ कर आता है और उस जायंट फिश पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। कई औरतें तो यह देखकर रो भी पड़ती हैं। आगे खड़ा मैन मुस्कुराता है, अपनी छाती पर मुक्का मारता है और फिर अपनी फिस्ट मेरी तरफ बढ़ाता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ लेकिन उसके फेस पर फ्रेंडली स्माइल देखकर लगता है कि यह फाइट का चैलेंज नहीं है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद मैं भी उसकी फिस्ट से फिस्ट बम्प कर देता हूँ। ये होते ही वो जोर से हंसता है, मुझे वार्मली गले लगाता है और फिर बिना किसी शेयर्ड लैंग्वेज के भी मुझसे बातें करने लगता है, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के साथ। यही मुझे फील होता है कि एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। फिर मैं उसे इशारों में बताता हूँ कि मैं नदी के उस पार से आया हूँ और ऐसे जानवर ढूंढ रहा हूँ जिनके सिर पर हॉर्न्स होते हैं। यह सुनकर वो समझते हुए सिर हिलाता है और बताता है कि उसके ट्राइब के कई लोग इसी फिश द्वारा खा लिए गए थे। इसके जवाब में वो मुझे थैंक्स देने के लिए अपने ट्राइब में गेस्ट बनकर आने का इनवाइट देता है। इवनिंग पास आ रही होती है और दोनों ट्राइब्स ज्यादा दूर नहीं होते, जिस पर फ्यूचर में ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। यह सोचकर मैं इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर मैं इशारे से कहता हूँ कि वो फिश ले सकते हैं क्योंकि यह एडिबल है। यह सुनकर वो मैन हैरान हो जाता है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में फिश इंसानों को खाती है, इंसान फिश को नहीं। फिर भी वो अग्री कर जाता है। फिश काफी बड़ी होती है इसलिए उसे पीसेस में काट कर ही ले जाना पॉसिबल होता है। मैं अपना काम कंटिन्यू रखता हूँ। सिल्वर कलर की फिश स्किन करीब 4 मीटर लंबी और 3.5 मीटर चौड़ी होती है। वो स्मूथ इलास्टिक होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरी तरह वाटरप्रूफ होती है, जिस पर मैं डिसाइसिवली इसे अपने पास रख लेता हूँ। बाकी फिश मीट को क्लीन करके बड़े बड़े पीसेस में काट दिया जाता है ताकि कैरी किया जा सके। ट्राइब फॉरेस्ट के अंदर स्थित होता है। सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद हम एक मैसिव ट्री हॉलो तक पहुंच जाते हैं। अंदर का स्पेस करीब 100 स्क्वायर मीटर का होता है। भले ही जगह छोटी हो लेकिन उनकी जरूरतों के लिए काफी होती है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम होती है। टोटल सिर्फ 14 एडल्ट होते हैं और बच्चों को मिलाकर कुल 32 लोग। मैं इस ट्राइब को ट्री हॉलो ट्राइब कहता हूँ। उनकी पेल स्किन इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी इसी डार्क फॉरेस्ट में बिताई होती है। ट्राइब का एल्डर ईस्ट की तरफ इशारा करता है और बताता है कि शैडो फॉरेस्ट के उस पार क्लाउड्स जैसे पहाड़ खड़े हैं। उस माउंटेन पर ऐसे क्रीचर्स रहते हैं जिनके सिर पर 2 शार्प हॉर्न्स होते हैं। वो हवा की तरह तेज दौड़ते हैं और कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। उसकी डिस्क्रिप्शन सुनकर मैं गेस करता हूँ कि वो बड़े एंटीलोप्स जैसे जानवर होंगे। उनका पीछा करना बेकार होता लेकिन ट्रैप्स पहले से सेट किए जा सकते हैं। इस मोमेंट पर मुझे खुद पर काफी कॉन्फिडेंस फील होता है। हालांकि टिम्बर और एल्डर बाग को मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। एल्डर की बात खत्म होते ही टिम्बर मुझे अपने कपड़े ऑफर करता है। ये जायंट हेयर्स की हाइड से बने होते हैं जो आधे मीटर से भी लंबे क्रीचर्स होते हैं। ये हेयर्स फॉरेस्ट में मॉस और मशरूम्स खाते हैं और शैडो फॉरेस्ट में इनकी अबंडेंस होती है। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठती हैं। हेयर्स बहुत यूजफुल क्रीचर्स होते हैं। रैट्स की तरह ये तेजी से ब्रीड करते हैं, अक्सर एक बार में 5 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यंग हेयर्स सिर्फ 4 महीने में मैच्योर हो जाते हैं और हर 2 महीने में फिर ब्रीड कर सकते हैं। अगर मैं 2 एडल्ट पेयर्स वापस ले जाकर डोमेस्टिकेट कर लूं तो 1 साल में ही सैकड़ों हो जाएंगे। तब पूरी ट्राइब को क्लोथिंग की
कमी नहीं होगी और हेयर मीट एक इंपॉर्टेंट फूड सोर्स बन जाएगा। डिनर के बाद टिम्बर बताता है कि वो हंटिंग पर जा रहा है और मुझसे पूछता है कि क्या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए सरप्राइज्ड होता हूँ, लेकिन हेयर्स नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं, इसलिए नाइट हंटिंग बिल्कुल लॉजिकल लगती है और मैं अग्री कर जाता हूँ। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मैं हंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि साइड में छुपकर ऑब्जर्व करता हूँ कि वो हेयर्स कैसे पकड़ते हैं। टिम्बर अपने लोगों को मशरूम्स कलेक्ट करने को कहता है और उन्हें आयरन ओक ट्री के नीचे रख देता है। फिर पूरा ग्रुप पास में छुप जाता है। थोड़ी ही देर में एक मोटा सा हेयर कूदता हुआ आता है और आसपास अलर्ट होकर देखता है। कुछ भी सस्पिशियस न लगने पर वो मशरूम्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। उसी पल टिम्बर और बाकी लोग डेंस ट्विग्स वाली ब्रांचेस लेकर बाहर निकलते हैं। वो जल्दी से हेयर को इमोबिलाइज कर देते हैं और वुडन स्पाइक से उसे खत्म कर देते हैं। ये एनसर्कलमेंट हंटिंग होती है और वो हेयर को ऑलमोस्ट अलाइव पकड़ लेते हैं। ये देखकर मेरे मन में तुरंत ट्रेड का थॉट आता है। अगर ये मेरी हेल्प कर सकें तो कितना अच्छा होगा। हम दूसरी जगह जाते हैं और फिर से मशरूम सेट करते हैं। इस बार मैं अपनी स्किल्स दिखाने का फैसला करता हूँ। मैं लॉन्ग बो निकालता हूँ और एक एरो रेडी करता हूँ। टिम्बर कंफ्यूज्ड होकर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। तभी एक और हेयर कॉशियसली दिखाई देता है जो अभी मशरूम से 10 मीटर दूर होता है। टिम्बर मुझे खींच कर इशारा करता है कि साथ में रश करें, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता हूँ। इसके बजाय मैं बो ड्रॉ करता हूँ, एरो सेट करता हूँ और वो एक ही शॉट में एरो हेयर की गर्दन को स्ट्रेट पियर्स कर देता है। टिम्बर मेरी बो को देखकर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। मैं मुस्कुराता हूँ, उसे बो देता हूँ, एक एरो पकड़ाता हूँ और हाथ पकड़कर उसे ड्रॉ करना सिखाता हूँ। वो ग्राउंड पर पड़े हेयर पर एरो शूट करता है और एरो आधा जमीन में धंस जाता है। ट्री हॉलो ट्राइब के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। टिम्बर वेपन से इतना फैसिनेटेड हो जाता है कि छोड़ने का मन ही नहीं करता। फ्रेंडशिप के सिंबल के तौर पर मैं उसे एक फेदर्ड एरो दे देता हूँ। इसके बाद बाकी हंट पूरी तरह मेरा सोलो परफॉर्मेंस बन जाती है। आधी रात में ही मैं दर्जन से ज्यादा हेयर्स मार देता हूँ, जो उनके इमेजिनेशन से भी बाहर होता है। आमतौर पर एक दिन में 3 या 4 मिल जाएं तो बहुत माना जाता है। इससे ट्री हॉलो ट्राइब मेरे ट्राइब की स्ट्रेंथ को लेकर चुपचाप वंडर करने लगती है। रिटर्न पर मेरी रिक्वेस्ट के अनुसार हंट की सारी हाइट्स मुझे मिलती हैं और मीट ट्री हॉलो ट्राइब रख लेती है। इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। अगर मैं कुछ दिन और रुकूं तो अपनी ट्राइब के लिए इनफ हाइट्स कलेक्ट कर सकता हूँ। मेरा एक्सपीडिशन गोल अचीव हो चुका होता है, लेकिन मैं और आगे जाना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। साथ ही एल्डर बाक ने जिन एनिमल्स का मेंशन किया था उनमें मेरी काफी इंटरेस्ट होती है। शायद कुछ को अलाइव पकड़कर कार्ड्स खींचने में यूज किया जा सके। नेक्स्ट डे डॉन में मैं फूड और फायर सप्लाईज रीफिल करता हूँ और टिम्बर से फेयरवेल लेता हूँ। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ हेयर्स अलाइव पकड़कर रखे और उन्हें ग्रास और मशरूम्स खिलाता रहे। जब मैं वापस आऊंगा तो दूसरे गेम से ट्रेड कर लूंगा। टिम्बर नहीं चाहता कि मैं जाऊं, क्योंकि मेरे रहते वो विंटर ज्यादा सेफली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो जानता है कि मेरे पास और जरूरी काम है। ट्री हॉलो ट्राइब को अलविदा कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में ब्रांचेस काटकर जमीन में मार्कर की तरह गाड़ता जाता हूँ। पूरे 2 दिन ट्रैवल करने के बाद आखिरकार मैं डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाता हूँ। अचानक सामने का व्यू खुल जाता है। एक वाइड ग्रास लैंड फैला होता है जहाँ इक्का दुक्का ट्रीज दिखते हैं। जमीन पर हर्बी वोर्स के ट्रैक्स साफ नजर आते हैं। मैं अपना बो और एरोज निकालकर केयरफुली स्काउट करता हूँ। थोड़ी ही देर में सामने का सीन देखकर मैं खुशी से हंस पड़ता हूँ। ब्लू एंटेलोप्स का एक हर्ट जो डोमेस्टिक डोनकीज जितने साइजेस के होते हैं, सिर झुकाकर शांति से चल रहे होते हैं। ये ड्राफ्ट एनिमल्स के लिए परफेक्ट लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत डिसाइड करता हूँ कि इन्हें अलाइव कैप्चर करना है। लेकिन इनके सिर पर लगे शार्प हॉर्न्स देखकर साफ होता है कि ये हल्के में लेने वाले नहीं है। अगर ये सारे एक साथ चार्ज कर दें तो पूरी ट्राइब खत्म हो सकती है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन में मुझे पता चलता है कि ये मेटिंग सीजन है। पूरे हर्ड में सिर्फ एक एडल्ट मेल होता है, बाकी 8 फीमेल्स और 8 जुवेनाइल्स होते हैं। ये समझते ही मेरे दिमाग में प्लान बन जाता है। टेराबिक वाले मेथड से पहले मेल को कंट्रोल किया जाए, बाकी खुद फॉलो करेंगे। मैं सेफली पीछे हटता हूँ और एक बोला बनाना शुरू करता हूँ। थोड़ी देर में बोला लेकर वापस आता हूँ और श्रब के पीछे छुपकर सही मोमेंट का वेट करता हूँ। तभी मेल एंटेलोप एक फीमेल पर चढ़ता है और आवाजें निकालता है। मैं तुरंत बोला को प्रोपेलर की तरह घुमाता हूँ और मेटिंग पेयर की तरफ फेंक देता हूँ। बोला उनके हाइंड लेग्स में उलझ जाता है। दोनों एंटेलोप्स जोर से तड़पते हैं और धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं, लगातार आवाजें निकालते हुए। इसके बाद मैं काउबॉय स्टाइल में रस्सी का लूप घुमाता हूँ और तेजी से फेंक देता हूँ, जो पास खड़ी 2 फीमेल ब्लू एंटेलोप्स के हूव्स के चारों तरफ परफेक्टली जा गिरता है, जिस पर पूरा हर्ड इंस्टेंटली पैनिक में आ जाता है और हर डायरेक्शन में बिखर जाता है। थोड़ी ही देर में कई ब्लू एंटेलोप्स आपस में पूरी तरह उलझ जाते हैं, रोते हुए और स्ट्रगल करते हुए, जबकि बाकी 2 फीमेल 8 जुवेनाइल्स को लेकर भाग निकलती है। यह देखकर मैं हेल्पलेसली उन्हें जाते हुए देखता रहता हूँ और कुछ भी नहीं कर पाता। आखिरकार मेरे सामने सिर्फ बचे हुए ब्लू एंटेलोप्स रह जाते हैं, जिनके पैरों को मैं रस्सी से बांध देता हूँ। वाइल्ड एनिमल्स को पूरी तरह टेम करना बहुत मुश्किल होता है और ब्लू एंटेलोप्स
जैसे एग्रेसिव स्पीसीज के लिए सबसे पहले उनका प्राइड तोड़ना जरूरी होता है, जिस पर मैं स्टोन एक्स से उनके कीमती हॉर्न्स तोड़ देता हूं और फिर हीटेड चारकोल से उन जगहों को कॉटराइज करता हूं ताकि दोबारा ग्रोथ न हो। जो एंटीलोप अभी तक वायलेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है वो धीरे धीरे बिल्कुल डोसाइल हो जाता है, जैसे कोई शांत सा बर्ड। फिर मैं रस्सी निकालता हूँ, मेल एंटीलोप को सबसे आगे लीडर की तरह बांधता हूँ और बाकी सभी को चेन में जोड़ देता हूँ। जब तक यह सब खत्म होता है तब तक आसमान लगभग डार्क हो चुका होता है। इसके बाद मैं उन्हें एक छोटे स्ट्रीम के पास ले जाता हूँ और डिनर के लिए ड्राइड हेयर मीट पकाता हूँ। स्ट्रीम के नॉर्थ ईस्ट में एक कलरफुल स्टोन माउंटेन उभरता हुआ दिखता है जो सेटिंग सन की लाइट में ब्रिलियंट मल्टी कलर्ड ग्लो रिफ्लेक्ट करता है। सिर्फ कलर्स देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि यह एक अबैंडन्ड मिनरल वेन है जहाँ मल्टीपल मिनरल्स साथ मौजूद हैं। ये डिस्कवरी मुझे अंदर तक थ्रिल कर देती है। मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ लेकिन तब तक पूरा अंधेरा हो चुका होता है, जिस पर फिलहाल मुझे अपनी एक्साइटमेंट दबानी पड़ती है। अगले दिन जैसे ही डॉन ब्रेक होता है एक हलचल मुझे जगा देती है। सामने का सीन देखकर मैं खुशी से उछल पड़ने वाला होता हूँ। जिस ग्रोव में मैंने ब्लू एंटीलोप्स बांधे थे वहीं कल भागी हुई 2 फीमेल वापस आ जाती हैं अपने 8 जुवेनाइल्स के साथ। इतना ही नहीं, वो अपने साथ एक और अडल्ट मेल भी ले आती हैं। मैं चुपचाप बुशेस में छिप जाता हूँ और वही स्ट्रैटेजी दोहराता हूँ। कुछ और मैन्यूवर्स के बाद मेरी एंटीलोप टीम 7 से बढ़कर 18 हो जाती है। तब तक पूरी तरह दिन निकल चुका होता है। हाई स्पिरिट्स में मैं मेल एंटीलोप पर सवार होकर रेनबो रिज की तरफ बढ़ता हूँ। यह जगह सच में ट्रेजर से भरी हुई होती है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे पता चलता है कि ये एक रिच कॉपर माइन है। जो बाकी कलर्स दिखते हैं वो कॉपर ओर के साथ जुड़े हुए मिनरल्स होते हैं। इन ओर्स के साथ ब्रॉन्ज टूल्स बनाना अब कोई दूर का सपना नहीं लगता। एसोसिएटेड मिनरल्स के भी अपने यूजेस होते हैं। ऑरेंज कलर का मिनरल रियलगर होता है जो मेडिसिन के काम आता है। एक्सटर्नली लगाने पर स्नेक और इंसेक्ट बाइट्स ठीक करता है और इंटरनली लेने पर पैरासाइट्स खत्म करता है। व्हाइट सब्सटेंस क्विन क्ले होती है जो आयन स्मेल्टिंग के लिए क्रूसिबल्स बनाने में यूज होती है। बड़े बड़े रेड माउंट्स असल में टर्माइट नेस्ट्स होते हैं और उनके अंदर की वेदर्ड सॉइल पॉटरी के लिए एक्सेलेंट मटेरियल बनती है। कन्वीनियंटली रेनबो रिज मेरी ट्राइब से सिर्फ 3 दिन की वॉक पर होता है और अगर ब्लू एंटीलोप्स कार्ड्स खींचे तो यह जर्नी और भी फास्ट हो सकती है। बस लौटकर पहले एक ब्रिज बनानी होगी। फ्यूचर प्लानिंग के बाद मैं आसपास के सीनरी को फील करता हूँ। रेनबो रिज के ईस्ट में वाटर सिस्टम काफी रिच होता है जो एंडलेस मार्शलैंड्स बनाता है। माउंटेन के बेस पर लश वाटर प्लांट्स जानवरों और प्लांट्स दोनों के लिए पैराडाइज बनाते हैं। नी हाई राई ग्रास, वेस्ट हाई पास्चर ग्रास और ट्रीज जितनी ऊंची एलिफेंट ग्रास यहाँ उगती हैं जो हर्बीवोर्स की फेवरेट होती हैं। ट्राइब की केव के सामने का क्लियरिंग इन पास्चर ग्रासेस को उगाने के लिए परफेक्ट लगता है। मेरा रैबिट रेजिंग प्लान और ये ब्लू एंटीलोप्स जो फ्यूचर में लेबरर्स बनेंगे सब इन्हीं ग्रासेस पर डिपेंड करेंगे। यहाँ वाटर लीक्स और वाटर सेलरी भी होती हैं जिन्हें साथ ले जाकर वाइटामिन की कमी पूरी की जा सकती है। आधी आफ्टरनून में मैं ग्रास सीड्स से भरा एक बैग कलेक्ट करता हूँ, उसे एक फीमेल एंटीलोप की पीठ पर बांधता हूँ और डिनर की तलाश में निकल पड़ता हूँ। थोड़ी ही देर में 5 मीटर विंग स्पैन वाला एक थंडर गूज आसमान से गिरता है जिस पर मेरी 2 एरोज लगी होती हैं। मैं एरो फ्लेचिंग के काम आने वाले सारे फीदर्स निकाल लेता हूँ। पूरा बर्ड रोस्ट करने का प्लान होता है ताकि मेरे बास्केट में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके ड्राइड हेयर मीट को रिप्लेनिश किया जा सके। लेकिन जैसे ही मैं पानी के किनारे बैठकर गूज को काट रहा होता हूँ एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी मुझे ऑलमोस्ट रुला देती है। बर्ड के स्टमक में मुझे अनडिजेस्टेड राइस ग्रेन्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, ये राइस मेरे लिए पूरी तरह अनफेमिलियर होती है। हर ग्रेन मंग बीन से भी बड़ा होता है। यह इस वर्ल्ड में मिला मेरा पहला ग्रेन क्रॉप होता है। उसी पल मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। उस रात मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं करता। ट्री ब्रांचेस इकट्ठा करता हूँ और मार्श में जाने के लिए अर्जेंटली इक्विपमेंट बनाना शुरू करता हूँ। एनिमल से पहले मुझे उस राइस को हार्वेस्ट करना ही होगा। अगली सुबह जल्दी मैं अपनी सिंपल डगआउट कनू उठाता हूँ, थोड़ा डीप वाटर वाला स्पॉट ढूंढता हूँ और मार्शलैंड्स के अंदर पैडल करता हुआ निकल जाता हूँ। इधर शैडो फॉरेस्ट में टिम्बर अपनी ट्राइब को जायंट हेयर्स पकड़ने के लिए लीड कर रहा होता है। मेरी जरूरत और अपनी ट्राइब दोनों को पूरा करने के लिए पूरा ट्राइब दिन रात काम करता है। सिर्फ फिल्टर और 6 साल से छोटे बच्चों को कैंप गार्ड करने के लिए छोड़ा जाता है। यील्ड बढ़ाने के लिए टिम्बर एग्रेसिव मेथड्स अपनाता है। हेयर बरो मिलते ही उन्हें सीधे खोद दिया जाता है और अगर हेयर्स बाहर नहीं निकलते तो फायर और स्मोक यूज किया जाता है। यह मेथड इफेक्टिव साबित होती है और वो कई हेयर्स पकड़ लेता है जिनमें न्यूबॉर्न हेयर्स के कई लिटर्स भी शामिल होते हैं। लेकिन यही हंटिंग मेथड उनकी ट्राइब के लिए डिजास्टर बन जाती है। इस सीजन में हर ट्राइब फूड स्टोर कर रही होती है और कैनिबल ट्राइब भी अलग नहीं होती। उनका फूड सोर्स इंसान होते हैं। जो भी उनके हाथ लगता है उसका फेट तय होता है। मर्दों को खा लिया जाता है और औरतों को ब्रीडिंग या लेबर के लिए रखा जाता है। जिस दिन मैं मर्सलैंड्स के अंदर गहराई में होता हूँ
उसी दिन टिम्बर के फायर से उठती स्मोक कैनिबल ट्राइब के हंटिंग पार्टी को अट्रैक्ट कर लेती है। यह स्क्वाड करीब 40 अडल्ट मेल्स की होती है। उनके हथियार स्टोन एक्सेस और वुडन स्पीयर्स होते हैं और 2 लीडर्स तो यंग मैमथ काव्स पर सवार होते हैं। उनके मुकाबले ट्री हॉलो ट्राइब, चाहे सारे मेन विमेन चिल्ड्रन जोड़ लो, फिर भी संख्या में बहुत कम होती है। ऐसे पावरफुल एनिमी को देखकर टिम्बर तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है। कैनिबल ट्राइब बिना रुके पीछा करती है, लेकिन टिम्बर टेरेन अच्छी तरह जानता है और मुश्किल रास्तों से भागता है जिस पर दुश्मन तुरंत पकड़ नहीं पाते। फिर भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। मशरूम्स गैदर कर रही एक यंग गर्ल घबराहट में ट्री रूट से ठोकर खा जाती है। जैसे ही वो उठती है, एक फ्लाइंग एक्स उसकी पीठ में लग जाता है और तुरंत बाद पीछा कर रहे दुश्मन उसे स्पीयर से मार देते हैं। सैवेज कैनिबल्स हंसते हुए उसे घेर लेते हैं और उसका खून पीना शुरू कर देते हैं। टिम्बर के दांत गुस्से से पीसते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो जानता है कि अगर पूरी ट्राइब भी लड़ जाए तो भी सिर्फ स्लॉटर ही होगा। उस लड़की की मौत आखिरकार दुश्मनों की रफ्तार थोड़ी स्लो कर देती है। टिम्बर वापस ट्राइब पहुंचता है और एल्डर बार्क को सब बताता है। एनिमी बहुत स्ट्रांग होता है और माइग्रेशन ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। एल्डर बार्क फाइनल डिसीजन लेता है। टिम्बर ट्राइब को ईस्ट की तरफ शैडो फॉरेस्ट से होकर मुझे ढूंढने ले जाएगा। मेरे वेपन्स देखकर साफ होता है कि मेरी ट्राइब पावरफुल होगी। एल्डर बार्क खुद पीछे रुकने का फैसला करता है ताकि दुश्मन को रोका जा सके, क्योंकि वो ज्यादा दूर चल भी नहीं सकता। टिम्बर अपने ग्रीफ को दबाता है, फर्मली नोट करता है और सबको जल्दी से सामान समेटने को कहता है। सच में उसके मन में डाउट होता है, मैं कहाँ हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन अगर वो अब भी नहीं निकले तो सिर्फ मौत इंतजार कर रही होती है। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। थोड़ी ही देर में दुश्मन ट्राइब तक पहुंच जाते हैं। जनरेशन से बसा ट्री हॉलो आग के समंदर में बदल जाता है। एल्डर बार्क आग में खड़ा होकर दुश्मनों को रोकने की कोशिश करता है ताकि बाकी लोगों को थोड़ा समय मिल सके। इस डिजास्टर के बाद 32 लोगों की ट्री हॉलो ट्राइब में सिर्फ 30 सर्वाइवर्स बचते हैं। ग्रुप बिना रुके ईस्ट की तरफ शैडो फॉरेस्ट के किनारे की ओर बढ़ता जाता है। टिम्बर को पहले ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन रास्ते में जमीन में गड़े फ्रेशली कट ब्रांचेस देखकर उसकी होप तुरंत लौट आती है। सिर्फ 1.5 दिन में वो फॉरेस्ट के आउटर एज तक पहुंच जाते हैं। बाहर निकलते ही शाम हो चुकी होती है। सेटिंग सन के नीचे आसमान गहरा लाल दिखता है। ट्री हॉलो ट्राइब के लोग यह नजारा देखकर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि यह उनका पहली बार आउटसाइड वर्ल्ड देखना होता है। लेकिन टिम्बर की भौहें अब भी तनी रहती हैं। मार्कर्स यहीं खत्म हो जाते हैं और उसे नहीं पता कि आगे कहां ढूंढे। और तभी जब वो खुद को लॉस्ट फील कर रहा होता है, स्ट्रीम के पास आग के निशान उसे दिखाई देते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे सॉफ्ट कीचड़ में बहुत सारे एनिमल ट्रैक्स दिखते हैं, जिनमें मेरी अजीब फुटवेयर के क्लियर बूट प्रिंट्स भी होते हैं। यह देखकर टिम्बर राहत की एक लंबी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं यहीं कहीं आसपास ही हूँ, जिस पर वो सभी ट्राइब मेंबर्स को यहीं रात के लिए कैंप लगाने को कह देता है। तो टिम्बर अपनी ट्राइब को डेस्परेट हालत में लेकर भाग रहा होता है और इधर मैं मार्श की गहराई में ध्यान से सर्च करता रहता हूँ। डेंस रीड्स के बीच राइस ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन तभी अचानक एक आइडिया दिमाग में चमकता है। वाटर बर्ड्स को यह राइस बहुत पसंद होती है, तो मुझे बस वहीं देखना है जहां वाटर बर्ड्स इकट्ठा होते हैं। यह सोचते ही मैं तुरंत एक्शन में आ जाता हूँ। डगआउट कनू चलाते हुए मैं वुडन स्टिक से पानी की सरफेस पर जोर जोर से मारता हूँ। अचानक पास के रीड बेड से पानी के बर्ड्स का एक झुंड तेज आवाज के साथ उड़ान भरता है। मैं तेजी से उसी डायरेक्शन में पैडल करता हूँ जहां से बर्ड्स उड़ते हैं। डिस्टेंस कम होते ही सामने एक छोटा सा एरिया दिखाई देता है जहां राइस के स्टॉक्स लगे होते हैं। मेरी आंखें खुशी से चमक उठती हैं, दिल के अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। यही वो वाइल्ड राइस होती है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं और तेज पैडल करता हूँ और शैलो वेटलैंड की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी छोटी बोट अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचती है, पीछे से अचानक इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज की तरफ देखकर मैं देखता हूं कि कुछ नेकेड प्रिमिटिव लोग पानी की सरफेस पर तैरते हुए ड्रिफ्टवुड पकड़े मेरी तरफ हाथ हिला रहे होते हैं और लगातार चिल्ला रहे होते हैं। उनके चेहरे पर अर्जेंसी साफ दिखती है। ये लोग इसी वेटलैंड में रहने वाली मार्श ट्राइब से होते हैं। इस ट्राइब की पॉपुलेशन करीब 50 के आसपास होती है। इस वक्त वो लोग विंटर के लिए फूड कलेक्ट कर रहे होते हैं, वाटर चेस्टनट्स। अचानक उन्हें एक इंसान दिखता है जो पानी पर तैरती एक अजीब चीज पर बैठा हुआ उस जगह की तरफ बढ़ रहा होता है जिसे उनके एल्डर फॉरबिडन डेथ जोन कहते हैं। गुडविल में मार्श ट्राइब की गैदरिंग टीम की लीडर विलो घबराकर मुझ पर चिल्लाती है ताकि मैं आगे न जाऊं। दुर्भाग्य से मैं उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाता और बस कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखता रहता हूं। जब विलो देखती है कि मैं रिएक्ट नहीं कर रहा तो वो तुरंत मेरी तरफ तैर कर आती है। जब तक मैं कुछ समझ पाता, विलो मेरी बोट के पास पहुंच चुकी होती है। वो उस रीड बेड की तरफ इशारा करती है जहां बहुत सारी राइस उग रही होती है और लगातार चिल्लाती रहती है। उसके फेस पर डर और एंग्जाइटी साफ दिखती है। यह देखकर मुझे समझ आता है कि वो कोई हार्म नहीं करना चाहती, जिस पर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ लगता है कि वो मुझे उस जगह के डेंजर के बारे में वार्न कर रही है। मैं इशारों में एक वाइल्ड बीस्ट की तरह एक्ट करता हूँ
जानवर की आवाज निकालता हूँ और फिर रीड बेड की तरफ इशारा करता हूँ। विलो सिर हिला देती है, फिर वो मेरी तरफ और फिर उस जगह की तरफ इशारा करती है। इसके बाद पानी की सरफेस पर हाथ रखकर धीरे नीचे जाने का जेस्चर करती है, जैसे बता रही हो कि वहां जाने पर मैं डूब जाऊंगा। मैं विलो की बात समझ जाता हूँ और उसकी काइंडनेस पर अंदर से थैंकफुल फील करता हूँ, लेकिन मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी होती है, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रीजन नहीं होता। मैं पैडल करता हुआ फर्मली रीड बेड की तरफ पड़ता हूँ। विलो फिर से घबराकर चिल्लाती है, लेकिन अब वो पास नहीं आती। अगले ही पल वो और बाकी सब लोग हैरानी से देख रहे होते हैं। मैं अपने पैरों के नीचे दो बोर्ड जैसी चीजें बांधता हूँ और हाथ में एक बड़ा स्क्वायर विकर शील्ड पकड़ लेता हूँ। बस इसी तरह मैं कामली फॉरबिडन डेथ जोन पर कदम रख देता हूँ और डूबता नहीं हूँ। यह सीन देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। उन्होंने कभी किसी इंसान को डेथ जोन पर चलते नहीं देखा होता। हालांकि बाहर से मैं काम दिखता हूँ, लेकिन असल में सिचुएशन उतनी ईजी नहीं होती। रीड्स के नीचे पूरी कीचड़ होती है, मड वॉकर्स उसमें धंसते हैं और हर कदम उठाने में बहुत ताकत लगती है। काफी स्ट्रगल के बाद मैं आखिरकार उस छोटे से राइस पैच तक पहुंच जाता हूँ। हर राइस प्लांट करीब 2 मीटर ऊंचा होता है और हर स्टॉक पर भरे हुए गोल्डन राइस ईयर्स लगे होते हैं। मैं पहले से तैयार किया हुआ हाइट सैक निकालता हूँ और तेजी से राइस स्ट्रिप करना शुरू करता हूँ। तब तक नहीं रुकता जब तक हर प्लांट खाली ना हो जाए। इसके बाद मैं 2 फुल बैग्स वाइल्ड राइस लेकर वापस अपनी पोर्ट तक आता हूँ। खुशी खुशी मैं होम पैडल करने और अपनी एग्रीकल्चरल एरा शुरू करने की तैयारी करता हूँ, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर मार्श ट्राइब के लोग मुझे घेर लेते हैं। वो मेरी राफ्ट पर रखे भारी बैग्स को देखते हैं और हैरान होते हैं कि फिर भी ये चीज पानी पर तैर रही है। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये फ्लोटिंग थिंग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सामान भी ढो सकती है। कुछ क्लेवर लोग तुरंत इमेजिन करने लगते हैं कि इसी बोट से वाटर चेस्टनट्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। मैं थोड़ी अनोयंस फील करता हूँ, लेकिन यह देखकर कि उनका इंटेंशन गलत नहीं है, मैं गुस्सा नहीं होता। विलो मेरी दबाई हुई इरिटेशन देख लेती है और तुरंत जेस्चर्स में पूछती है कि क्या मैं उन्हें यह बनाना सिखा सकता हूँ। मैं चारों तरफ पानी में खड़े लोगों को देखता हूँ जिनकी स्किन भीगी हुई और सूजी हुई होती है, और मुझे याद आता है कि इन्होंने मुझे पहले वार्न किया था। यह सोचकर मैं तुरंत अग्री कर जाता हूँ। मैं उन्हें ड्रिफ्टवुड लॉग्स एक लाइन में इकट्ठा करने का इशारा करता हूँ, फिर रीड्स इकट्ठा करके ग्रास रोप की तरह यूज करता हूँ और सारे लॉग्स को बांध देता हूँ। इसके बाद मैं विलो को ऊपर चढ़ने को कहता हूँ। जैसा सोचा था, राफ्ट पानी पर स्टेडी रहती है। विलो एक्साइटमेंट से चिल्लाने लगती है और बाकी ट्राइब मेंबर्स को बुलाती है, लेकिन ये राफ्ट सिर्फ 2 लोगों को ही संभाल पाती है, तीसरा बैठते ही पलट सकती है। जो लोग राफ्ट पर नहीं बैठ पाते वो विलो को देखकर थोड़ा जेलस फील करते हैं, लेकिन विलो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पता होता है कि ये मेथड सिंपल है और मटेरियल उनकी ट्राइब में आसानी से मिल जाता है। यह सोचकर वो ग्रेटिट्यूड के साथ मुझे इनवाइट करती है कि मैं मार्श ट्राइब आऊं, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। मार्शलैंड के बाहर अभी भी ब्लू एंटलोप्स मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। विलो इंसिस्ट नहीं करती। वो मुझे एग जितना बड़ा एक जायंट वाटर चेस्टनट देती है टोकन के तौर पर और कहती है कि फ्यूचर में अगर कभी प्रॉब्लम हो तो इसे लेकर उनकी ट्राइब के पास आ सकता हूँ। मैं मुस्कुराकर वाटर चेस्टनट एक्सेप्ट करता हूँ। बिना रेस्ट किए मैं राइस सीड्स के 2 बैग्स लेकर रेनबो रिज के नीचे ग्रास लैंड की तरफ निकल पड़ता हूँ। इस इमरजेंसी हार्वेस्ट में मुझे करीब 60 पाउंड ग्रेन मिल जाता है, लेकिन मैं एक दाना भी खाने का मन नहीं करता। बस इन्हें सेफली घर ले जाकर नेक्स्ट स्प्रिंग में प्लांट करना चाहता हूँ। लेकिन फार्मिंग करनी है तो टूल्स भी चाहिए, इसलिए मुझे और कॉपर और टिन और इकट्ठा करनी होगी ताकि वापस जाकर फार्मिंग टूल्स मेल्ट कर सकूं। जिस शाम टिम्बर शैडो फॉरेस्ट से बाहर निकलता है, उसी वक्त मैं रेनबो रिज के दूसरी तरफ छोटे ग्रासलैंड में बैठकर फैटी रोस्टेड बीवर खा रहा होता हूँ और बड़े बास्केट्स बुन रहा होता हूँ ताकि नेक्स्ट डे माइनिंग का काम किया जा सके। लेकिन रेनबो रिज के वेस्ट साइड पर टिम्बर की हालत बहुत खराब होती है। भागते वक्त वो फायर सप्लाईज नहीं ला पाए होते। पिछले 2 दिनों से उन्होंने बस ड्राइड मीट खाया होता है। रात में ठंड और भूख के कारण वो लोग एक दूसरे से सटकर सोते हैं। अगली सुबह डॉन होते ही मैं एनर्जी के साथ ब्लू एंटलोप्स को वेस्ट साइड की तरफ ले जाता हूँ। रेनबो रिज के वेस्टर्न बेस पर टिम्बर वाइल्ड फ्रूट्स बांट रहा होता है। तभी कुछ ट्राइब मेंबर्स एक्साइटेड होकर रिज की तरफ इशारा करते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दूर उन्हें एक यंग मैन बैर स्टोन माउंटेन पर दिखता है जो 4 पैरों वाले जानवरों के ग्रुप को धीरे धीरे आगे ले जा रहा होता है। नीचे से आती आवाज सुनकर मैं भी स्ट्रीम की तरफ देखता हूँ और ट्री होलो ट्राइब को पहचान लेता हूँ। करीब 10 मिनट बाद टिम्बर ग्रुप को लेकर स्लोप चढ़ता हुआ मेरे पास आता है। उनकी हालत देखकर मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। बच्चे तक साथ लाए होते हैं और सब गंदे होते हैं। मुझे दोबारा देखकर टिम्बर अंदर तक हिल जाता है। उसे पता था कि मैं हॉर्न्ड एनिमल्स ढूंढने गया हूँ, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं सच में उन्हें पकड़ लूंगा, वो भी अलाइव। यह काम तो मैमथ काव्स पर सवार कैनिबल वॉरियर्स भी नहीं कर सकते। इस वक्त टिम्बर की नजर में मैं किसी डेटी से कम नहीं होता। मैं देखता हूँ कि हर किसी के हाथ में बस एक
वाइल्ड फ्रूट होता है। साफ दिखता है कि उन्होंने मीट नहीं खाया। मैं तुरंत अधूरा थंडर गूस और रोस्टेड बीवर निकालकर सबके साथ शेयर करता हूँ। टिम्बर आग के पास बैठकर खाते हुए पिछले कुछ दिनों की कहानी बताता है। बाकी ट्राइब मेंबर्स भी जेस्चर्स के साथ बातें जोड़ते जाते हैं। जब मुझे पूरी कहानी समझ आती है तो मैं शौक में सांस खींच लेता हूँ। आसपास कैनिबल्स मौजूद होते हैं और उसी पल मेरे दिमाग में एक टेरिफाइंग थॉट उभर आता है। दिनों अगर वो कैनिबल्स पहले ही ट्री हॉलो ट्राइब तक पहुंच चुके हैं तो फिर वो मेरी अपनी ट्राइब से कितनी दूर हो सकते हैं। यह सोचते ही मैं तुरंत डिसाइड करता हूं कि आज ही सारा और इकट्ठा करके काम खत्म करता हूं और कल सुबह सीधा वापस निकलता हूं। फिर मैं टिम्बर की तरफ देखता हूं और उससे पूछता हूं कि अब आगे वो लोग क्या करने का प्लान बना रहे हैं, जिस पर ट्री हॉलो ट्राइब के सभी लोग अपने सिर नीचे कर लेते हैं, जैसे उन्हें जवाब ही नहीं सूझ रहा है। विंटर पास आता है और उनकी ट्राइब पूरी तरह जला दी गई थी, जिसके बाद कैनिबल ट्राइब उन्हें लगातार परस्यू करता है, जिस पर वो लोग हर दिन भागते रहते हैं और कहीं सेफ शेल्टर नहीं ढूंढ पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब अगला ठिकाना कहाँ होगा, जो सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। यह देखकर मैं बिना देर किए उन्हें सीधा इनवाइट करता हूँ और कहता हूँ कि क्यों ना तुम सब मेरी ट्राइब ज्वाइन कर लो। हमारे पास इतना स्टोर्ड फूड है कि पूरा विंटर आराम से निकल जाता है। यह सुनकर टिम्बर की आंखें अचानक चमक उठती हैं, जिस पर वो मेरी बात पर पूरा भरोसा करता है। सिर्फ ये 4 टांगों वाले जानवरों का हर्ड ही पूरे विंटर सबको खिला सकता है। यह सोचकर बाकी ट्री हॉलो ट्राइब के लोग भी अंदर से रेडी हो जाते हैं। उन्होंने मेरे बो और एरोस की ताकत देखी थी, जिस पर उन्हें लगता है कि ऐसे वेपन्स के साथ उन्हें कभी प्रे की कमी नहीं होगी और कोई दुश्मन उन्हें बुली नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सब उम्मीद भरी नजरों से टिम्बर को देखते हैं कि उनका चीफ हाँ कह दे, जिस पर टिम्बर खुद भी अंदर से टेम्प्टेड है, लेकिन चीफ होने के नाते उसे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। फिर थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वो मुझसे पूछता है, तुम हमें अपनी ट्राइब ज्वाइन करने को कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा चीफ मान जाएगा? यह सुनकर मैं जोर से हंसता हूँ और कहता हूँ कि इसकी चिंता मत करो, क्योंकि चीफ मैं ही हूँ। यह सुनकर टिम्बर का चेहरा डिसबिलीफ से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मैं इतना यंग बॉय एक्चुअली एक ट्राइब का चीफ हूँ। लेकिन फिर वो थोड़ी देर सोचता है और उसे मेरे एबिलिटीज याद आते हैं। जो काम मैंने किए थे वो शायद कोई अडल्ट भी ना कर पाता, जिस पर उसका शक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आखिरकार वो बिना और हेजिटेशन के मेरी बात मान लेता है। उनकी सारी चिंता दूर करने के लिए मैं सीधे अपना बोन स्पीयर टिम्बर को दे देता हूँ, स्टोन एक्स बेसिन नाम के आदमी को देता हूँ, और जो विकर शील्ड मैंने राइस हार्वेस्ट करते वक्त बनाया था वो स्टंप नाम के ट्राइब मेंबर को दे देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं उन्हें अपने वेपन्स देता हूँ वो समझ जाएंगे कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, जिस पर सच में उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। टिम्बर फिर वो रैबिट्स लेकर आता है जिन्हें मैंने उसे जिंदा पकड़ने को कहा था, और वो 30 से भी ज्यादा होते हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। यह देखकर मैं एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि रैबिट्स हर 2 महीने में नया लिटर देते हैं, जिस पर मेरी ट्राइब को हाइड्स की कभी कमी नहीं होगी। ब्रेकफास्ट के बाद टिम्बर सोचता है कि हम तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ती है जब मैं माउंटेन पर रॉक्स खोदना शुरू कर देता हूँ। वो पूछता है कि इनकी क्या जरूरत है, जिस पर मैं बताता हूँ कि इन रॉक्स से मैं और बेहतर वेपन्स बना सकता हूँ, और बेटर वेपन्स के साथ हम इतना फूड हंट करते हैं कि दिन में 3 मील्स में भी खत्म नहीं होता। यह सुनकर टिम्बर पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि ऐसी लाइफ उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। बिना मेरे कहे ही सब लोग डिगिंग में मदद करने लगते हैं, जिस पर दर्जनों हाथ मिलकर काम करते हैं और एक्सकेवेशन बहुत तेज हो जाता है। दोपहर तक हम सारे बड़े बास्केट्स भर लेते हैं, जिनमें कॉपर रिच, मैलेकाइट, सेलेनियम ओर, रेड टमाइट, माउंट क्ले और काउलिन जैसी चीजें शामिल होती हैं, जिनसे क्रूसिबल्स और कास्टिंग मोल्ड्स बनते हैं। जल्द ही सब कुछ पैक हो जाता है और मैं डोजन्स लोगों के ग्रुप को लीड करते हुए जर्नी शुरू करता हूँ। हर ब्लू एंटीलोप की पीठ पर 2 वोवन बास्केट्स लदे होते हैं, जिनमें और फॉडर, रैबिट्स और सीड्स भरे होते हैं। हम तेज नहीं चलते, बल्कि रास्ते में मैं टिम्बर और उसके लोगों को वेपन्स यूज करना सिखाता हूँ, जिस पर वो ध्यान से सीखते हैं। नाइटफॉल तक हम एक वाइड क्लियरिंग ढूंढते हैं, जहां डिनर करके रेस्ट करते हैं। रात का पहला हिस्सा शांत गुजरता है, सिर्फ कैंपफायर की क्रैकलिंग आवाज सुनाई देती है। लेकिन दूसरी आधी रात में जब मैं जमीन पर लेटा होता हूँ तो अचानक वाइब्रेशंस फील करता हूँ, जैसे कुछ मैसिव चीज मूव कर रही हो। मुझे तुरंत टिम्बर की वो बात याद आती है जिसमें उसने लॉन्ग नोज्ड बीस्ट्स का जिक्र किया था, जिस पर मैं तुरंत सबको जगा देता हूँ, उन्हें खींच कर उठाता हूँ और सारे फायर्स बुझाने का ऑर्डर देता हूँ। तभी 2 तेज और यंग ट्रम्पेटिंग कॉल्स हवा चीरते हैं और दूर फायरलाइट में 2 ह्यूज सिलुएट्स दिखते हैं। फिर मैं दर्जनों फिगर्स देखता हूँ जिनके हाथ में टॉर्चेस और वेपन्स होते हैं और उनकी गर्दन में
में ह्यूमन बोन्स की नेकलेसेस लटक रही होती हैं। एलिफेंट पर बैठा उनका लीडर हाथ हिलाता है, जिस पर पूरा ग्रुप सैवेज इरादे से हमारी तरफ चार्ज करता है। मेरी पास्ट लाइफ का कॉम्बैट एक्सपीरियंस मुझे अजीब तरह से काम रखता है, जिस पर मैं जल्दी जल्दी ऑर्डर्स देता हूँ। पोर्टर को कहता हूँ कि वो ग्रुप को नॉर्थ की तरफ डिटूर से ले जाए ताकि वो एस्केप कर सके, और टिम्बर, बेसन और स्टंप मेरे साथ रियर गार्ड में रहते हैं। हम सिर्फ 4 हैं, लेकिन मैं दोनों साइड्स के इक्विपमेंट देखकर टैक्टिक्स बना लेता हूँ। एनिमी के पास 2 यंग मैमथ्स हैं जो न ज्यादा फास्ट हैं न एजाइल, और उनके वेपन्स मोस्टली स्टोन एक्सेस और बोन स्पीयर्स होते हैं, जिन्हें वो शायद 50 से 60 मीटर्स तक फेंक सकते हैं। लेकिन मेरा बो 100 मीटर्स तक इफेक्टिव है, खासकर अनआर्मर्ड टारगेट्स पर, जिस पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि डिस्टेंस बनाए रखकर मैं उन्हें थ्रो रेंज में आने से पहले गिरा देता हूँ। टिम्बर मैमथ पर आते एनिमी को देखकर नर्वस होता है, उसका हाथ स्पीयर पकड़ते हुए हल्का कांपता है, लेकिन मुझे काम देखकर वो खुद को स्टेडी करता है। मैं मन में डिस्टेंस काउंट करता हूँ, 200 मीटर, 150, 150 और 100, और फिर एरो रिलीज करता हूँ। वूश की आवाज के साथ लीड अटैकर सीधा गिर जाता है। मेरा एरो उसके चेस्ट को आर पार कर देता है, जिस पर बाकी एनिमीज एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। उसी हेजिटेशन में मैं 2 और एरोस छोड़ता हूँ और 2 और आदमी गिरते हैं। मैमथ पर बैठा कैप्टन मुझे देख लेता है और रोर करते हुए अपने लोगों को चार्ज करने का ऑर्डर देता है, साथ में स्टोन एक्सिस फेंकने को कहता है। मैं तुरंत टिम्बर को ट्री के पीछे खींच लेता हूँ। बेसन भी कवर लेता है, लेकिन स्टंप अलग तरीका अपनाता है। वो क्राउच होकर अपना विकर शील्ड एंगल करता है। थट 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 की आवाज के साथ कई स्टोन एक्सिस और एक बोन स्पीयर शील्ड पर लगते हैं, लेकिन थिक विंड से बना शील्ड उसे बचा लेता है। हालांकि ऐसे बॉम्बार्डमेंट में वो ज्यादा हिट्स नहीं झेल पाएगा। बेसन जमीन पर गिरे स्टोन एक्सिस देखता है और 2 उठाकर वापस फेंक देता है, जिस पर पैक्ट फॉर्मेशन में 2 एनिमीज तुरंत गिरते हैं। टिम्बर भी पीछे नहीं रहता, वो बोन स्पीयर उठाकर फेंकता है और एक दुश्मन जमीन पर तिरछा पिंड होकर मर जाता है। मैं तुरंत रन करने को कहता हूं ताकि डिस्टेंस मेंटेन रहे और फाइट जारी रहे। यह साइकिल दोहराया जाता है और एनिमी फोर्स जो पहले 40 स्ट्रांग थी अब सिर्फ 7 रह जाती है, बाकी मारे गए या घायल पड़े हैं। अचानक मैं हॉल्ट का ऑर्डर देता हूं और हम करीब 80 मीटर्स दूर रुककर उनकी आंखों में देखते हैं। मैमथ राइडिंग लीडर कंफ्यूज होता है कि हम भागना क्यों बंद कर देते हैं, लेकिन रेज में फिर चार्ज करता है। मैं सांस स्टेडी करता हूँ, बो उठाता हूँ और 70 मीटर्स पर एरो छोड़ता हूँ जो उसकी राइट आई में जा लगता है। वो मैमथ से गिरता है और बीस्ट के रियर लेग के नीचे आकर तुरंत मर जाता है। यंग मैमथ अपने पैर के नीचे कुछ सॉफ्ट फील करता है, पीछे देखता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है। बाकी एनिमीज कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन फिर भी चार्ज करते हैं, जिस पर मैं काउंटर अटैक का ऑर्डर देता हूँ। 3 बोन स्पीयर्स और 1 एरो एक साथ उड़ते हैं और 3 और दुश्मन गिरते हैं। अब सिर्फ 3 बचे हैं जो डर कर भागते हैं। दूसरे मैमथ पर बैठा आदमी बीस्ट घुमाने की कोशिश करता है, फिर कूद जाता है, लेकिन मेरा एरो उसके जमीन छूने से पहले ही चेस्ट में लग जाता है, जिस पर वो कुछ कदम डगमगाकर गिर जाता है। टिम्बर और उसके 2 साथी आगे बढ़ते हैं और 3 स्टोन एक्सेस हवा में सीटी बजाते हुए आखिरी 2 एनिमीज को गिरा देते हैं। इस तरह जंगल की यह परस्यूट और गेरिला बैटल आखिर खत्म होता है। टिम्बर और उसके 2 आदमी यकीन नहीं कर पाते कि सिर्फ हम 4 ने 40 लोगों को हरा दिया और 2 यंग मैमथ्स भी कैप्चर कर लिए। बीस्ट्स अपने हैंडलर्स खोकर वहीं खड़े कंफ्यूज्ड दिखते हैं। मैं तुरंत नए ऑर्डर्स देता हूँ। स्टंप यहाँ वेट करता है, बेजन हमारे लोगों को वापस लाता है और टिम्बर मेरे साथ आता है ताकि जो अभी पूरी तरह डेड नहीं हुए हैं उन्हें खत्म किया जा सके। तो तीनों मेरी बात मानते हैं और फिर अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं, जिस पर मैं अपने एरोज वापस इकट्ठा करता हूँ और जो बोन स्पीयर्स और स्टोन एक्सेस सही सलामत पड़े होते हैं उन्हें भी कलेक्ट करता हूँ। लेकिन तभी वो 2 अनअटेंडेड मैमथ्स मेरे पीछे पीछे चलने लगते हैं और कभी कभी अपनी सूंड से मेरी पीठ को हल्का सा धक्का देते हैं, जैसे वो मेरे साथ ही रहना चाहते हों। यह देखकर मैं जल्दी से उनकी सूंड हटाता हूँ और कहता हूँ, मेरे पीछे मत आओ, मैं तुम्हें खिला नहीं सकता हूँ। आखिर ये रियल मैमथ्स हैं जो बड़े होकर करीब 15 टन के हो जाते हैं, और ऐसे क्रिएचर्स रोज कितना खाते होंगे ये सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगता है। तब मैं टिम्बर भौहें सिकोड़ कर मुझे एक परेशान करने वाली बात बताता है कि इस रास्ते पर हमें सिर्फ 36 बॉडीज मिली हैं, जबकि कुल 40 थे, यानी 4 कम है। यह सुनकर मेरे अंदर एक अनईजी फीलिंग उठती है, लेकिन इतने बड़े शैडो फॉरेस्ट में अब और ढूंढना पॉसिबल नहीं है, जिस पर मुझे इसे यहीं छोड़ना पड़ता है। सो
सुबह होते होते स्टंप और बेसन सबको वापस लेकर आते हैं और जब हम सब बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं तो मैं टिम्बर से कहता हूँ कि कैप्चर्ड स्टोन स्पीयर्स और एक्सेस सब में बांट दे। अब बच्चों को छोड़कर हर आदमी के पास सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन होता है। ब्लू एंटेलोप्स और रैबिट्स अभी भी फॉडर खा रहे होते हैं, लेकिन अब दो अनएक्सपेक्टेड जायंट्स भी आ गए हैं जो हमारा फूड मूच कर रहे हैं, जिस पर जो घास दो और मील्स चलती वो पल भर में खत्म हो जाती है। ये देखकर मेरा सिर दर्द करने लगता है और मैं मुट्ठी उठाकर इन फ्रीलोडर्स को भगाने वाला होता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं हाथ उठाता हूँ एक यंग मैमथ मुझे इतनी बेचारी आंखों से देखता है कि जैसे रोने वाला हो। दूसरा तो अपनी सूंड से घास का गुच्छा पकड़कर मेरी तरफ बढ़ाता है जैसे कह रहा हो, ये लो थोड़ा अच्छा स्टफ खा लो, बस हमें मत भगाओ। ये देखकर मैं मजबूरी में एक अजीब सी स्माइल देता हूँ और वो घास वापस उसके मुंह में ठूंस देता हूँ। फिर दो और बंडल्स पकड़ाकर धीरे धीरे खाने को कहता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ कि सब जल्दी से पैकअप करें और निकलें, और जब हम काफी दूर आ जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखता हूँ कि दोनों मैमथ्स अभी भी घास खा रहे होते हैं, जिस पर मैं राहत की सांस लेता हूँ कि आखिर उनसे पीछा छूटा। ट्री हॉलो के लोग हमेशा शैडो फॉरेस्ट की गहराई में रहे थे, इसलिए उन्हें कभी पता नहीं चला कि बाहर का सनलिट वर्ल्ड इतना खूबसूरत भी होता है। पूरे रास्ते वो एक्साइटेड रहते हैं और जमीन पर फूड ढूंढते फेजेंट्स को चौंका देते हैं, जिस पर मैं कैजुअली एरो चलाकर उन्हें गिरा देता हूँ। शाम तक हमारे पास अच्छा खासा हॉल इकट्ठा हो जाता है। उधर लिटिल स्प्राउट अपनी माँ के साथ रिवर किनारे फिशिंग खत्म कर रहा होता है और बार बार नॉर्थ की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि मैं उसी दिशा में गया था। जब से मैं निकला हूँ वो हर दिन अपनी माँ के साथ यहाँ आकर मेरा इंतजार करता है। अचानक वो दूर ट्री लाइन से कुछ फिगर्स निकलते देखता है और अपनी शार्प आईज से सबसे आगे चल रहे आदमी को पहचान लेता है। वो उसका चीफ होता है। वो खुशी से उछल कर चिल्लाता है, मॉम, चीफ वापस आ गया। दूर से शोर सुनकर मैं भी हाथ हिलाता हूँ, लेकिन तभी रिवर के उस पार से दो गूंजती हुई ट्रम्पेटिंग कॉल्स सुनाई देती हैं, जिस पर सबका ध्यान उधर चला जाता है। ये आवाज सुनते ही मेरे दिमाग में हजार गालियां घूम जाती हैं, क्योंकि इतना चलने के बाद भी वो दो मैमथ्स हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूँ, प्लीज इधर मत आना, लेकिन जिस चीज से मैं डरता हूँ वही होता है। स्प्लैश स्प्लैश की आवाज के साथ दोनों रिवर में कूदते हैं और आधे मिनट में ही मेरे सामने भीगे हुए खड़े हो जाते हैं, और वो भी चुप नहीं रहते। जैसे ही पास आते हैं अपनी सूंड से पानी खींचकर मुझ पर फेंक देते हैं, जिससे मैं पूरी तरह भीग जाता हूँ। मैसेज साफ होता है कि मुझे छोड़ने की सजा मिल रही है। मैं चेहरा पोंछते हुए कहता हूँ, अगर मेरी ट्राइब का खाना खाना है तो काम भी करना पड़ेगा, यहाँ कोई चैरिटी नहीं चलती। ये सुनकर दोनों मैमथ्स अपनी सूंड से मेरे सिर को हल्का सा थपथपाते हैं, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आता। फिशिंग ग्रुप की महिलाएं इन दो जायंट बीस्ट्स को देखकर चौंकती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि ये मुझसे फेमिलियर हैं तो उनके चेहरे पर एडमिरेशन आ जाती है। स्प्राउट सबसे पहले दौड़कर आता है और मेरे पैर से लिपट जाता है, जैसे उसे जायंट से कोई डर नहीं हो। मैं सबको बताता हूँ कि नए लोग अब हमारी ट्राइब का हिस्सा हैं और फिर सबको केव की तरफ ले जाता हूँ। स्प्राउट को एक मैमथ की पीठ पर बैठा दिया जाता है और वो पूरे रास्ते गर्व से इधर उधर देखता है। रास्ते में ट्री हॉलो के लोग और फिशिंग ग्रुप एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। फिशिंग ग्रुप 18 ब्लू एंटेलोप्स को देखता है और टिम्बर के लोग रिवर स्टोन की औरतों के हेयर स्टाइल्स, लेदर बूट्स, बास्केट्स में रखी फिश और उनके वाइट शाफ्ट स्पीयर्स को गौर से देखते हैं। वो वाइट शाफ्ट स्पीयर्स टिम्बर को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और हर औरत के पास एक देखकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड होता है कि अब वो रिवर स्टोन ट्राइब का हिस्सा है। जब मैं ट्री हॉलो के लोगों को रिवर स्टोन ट्राइब में लाता हूँ तो सब एक साथ चिल्लाते हैं, चीफ। यह देखकर नए लोग हैरान रह जाते हैं। सामने सुंदर जार्स और पॉट्स रखे होते हैं। केव के बाहर ढेर सारी फिश पड़ी होती हैं और एक ह्यूज थंडर बोर की कारकस रखी होती है, जिसमें दर्जन भर छेद होते हैं और जिसका वजन 1000 पाउंड से कम नहीं होता। यह देखकर मैं खुश होता हूँ, क्योंकि हंटिंग पार्टी ने स्पीयर्स सही से यूज करना सीख लिया है। टिम्बर अब रिवर स्टोन ट्राइब की ताकत पूरी तरह समझता है और उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा। पास ही बच्चे ग्रास माउंटेन पर खड़े होकर नए 4 टांगों वाले बीस्ट्स को देख रहे होते हैं। वो घास उन्होंने पिछले दिनों में इकट्ठा की थी और पाइल देखकर लगता है कि ब्लू एंटेलोप्स और दोनों मैमथ्स को पूरा विंटर खिला सकती है। मैं सबको बताता हूँ कि ये क्रीचर्स डोमेस्टिकेटेड हैं और आगे काम में मदद करेंगे। थोड़ा दूर ओपन एरिया में रेड ब्रिक्स का बड़ा ढेर लगा होता है, जिस पर फ्लिंट बताता है कि वो रोज 4 किलन्स जला रहा है। वो बच्चों के लिए एक टूल भी बनाता है और गर्व से मुझे दिखाता है। जब मैं देखता हूँ कि उसने सिंपल वुडन रेक बनाया है तो मैं सच में शॉक्ड हो जाता हूँ, क्योंकि उसमें इन्वेंटर बनने की पोटेंशियल दिखती है। मैं उसे प्रेस करता हूँ और कहता हूँ कि कल से ब्रिक्स बनाना रोककर नए ट्राइब मेंबर्स के लिए पॉटरी फायर करे। एल्डर हॉर्न बताता है कि कुछ दिन पहले वेस्ट से बॉल कैप ट्राइब पॉटरी ट्रेड करने आया था और इस बार उन्होंने काफी सॉल्ट क्रिस्टल्स दिए जो लंबे समय
समय तक चलेंगे। सब इंस्पेक्ट करने के बाद मैं एनिमल की व्यवस्था करता हूँ। रैबिट्स को केव के कोने में रखकर स्टोन्स और क्ले से टेम्पररी एनक्लोजर बनाता हूँ। 30 से ज्यादा रैबिट्स में 3 पहले से प्रेग्नेंट हैं और पेन में रखते ही अपना फर खींचकर नेस्ट बनाना शुरू करती हैं। बाकी जो 1-2 महीने के हैं वो भी मेलन जितने बड़े हो चुके हैं और अगले स्प्रिंग तक ब्रीडिंग मशीन्स बन जाएंगे। बेबी मैमथ्स खुद ग्रास माउंटेन नहीं छोड़ते और ब्लू एंटीलोप्स को केव के पास ट्री से बांधा जाता है, जिनके लिए कल शेल्टर्स बनेंगे। सब अरेंज होने के बाद डिनर रेडी होता है और खाने से पहले मैं वेलकमिंग सेरेमोनी रखता हूँ। ट्री हॉलो के लोग टॉप नॉट ट्रेडिशन अपनाने में हिचकिचाते नहीं, बल्कि उन्हें बंधे बाल ज्यादा स्पिरिटेड लगते हैं। आज जायंट बोर हंट हुआ था, इसलिए ब्लड पुडिंग मेन्यू में होता है। वाइल्ड वेजिटेबल्स के साथ बड़े पॉट्स भरते हैं। फेजेंट से चेस्टनट प्रेस्ड चिकन बनता है और डजन फ्रेश ग्रिल्ड फिश भी होती हैं। हर किसी को स्वीट एंड सावर फ्रूट मिलता है। यह हार्टी फीस्ट नए और पुराने मेंबर्स को करीब लाता है और सब हंसते बातें करते खाना खाते हैं। डिनर के बाद मैं एल्डर्स से कहता हूँ कि न्यू कमर्स को लेदर बूट्स बनाना सिखाएं और खुद एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर केव वॉल पर स्केच बनाते हुए सोचने लगता हूँ। दीवार पर मैं केव के बाहर का पूरा टेरेन मैप बनाता हूँ, जिसमें केव, स्ट्रीम, फॉरेस्ट और कुछ ऐसी चीजें भी ड्रॉ करता हूँ जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिस पर मैं असल में केव के सामने की जमीन को डेवलप करने की प्लानिंग करता हूँ। ये पूरा प्लॉट करीब 30,600 एकर्स में फैला है और अगर इसे पूरा राइस से भर दिया जाए तो पूरी ट्राइब जिंदगी भर खाती रहती है और फिर भी खत्म नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली इसे पूरा राइस से भरना पॉसिबल नहीं है। अभी ये जमीन पूरी तरह ड्राई फील्ड्स है, जबकि राइस को पैटीज में उगाना पड़ता है, जिस पर इन ड्राई फील्ड्स को पैटीज में बदलना ही एक मैसिव प्रोजेक्ट बन जाता है। इसके बाद हाउसिंग का इश्यू आता है, क्योंकि नए मेंबर्स और हाल ही में हुए न्यूबॉर्न्स को जोड़कर रिवरस्टोन ट्राइब अब 97 लोगों की हो जाती है और मौजूदा केव धीरे धीरे छोटी पड़ती है, जिस पर आगे चलकर इसी जमीन पर हाउसेस बनाना जरूरी हो जाता है। रेजिडेंशियल एरिया, राइस पैटीज, वेजिटेबल प्लॉट्स, लाइव स्टॉक पेन्स, वेयर हाउसेज, ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग जोन, लंबर मिल, इतनी सारी फैसिलिटीज इसी जमीन पर फिट करनी है, जिस पर मुझे बहुत केयरफुली प्लान करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है फील्ड्स को पैटीज में कन्वर्ट करना। मेरा सिंपल प्लान ये है कि क्लियरिंग के बीचों बीच एक स्क्वायर फोर्ट्रेस बनाया जाए, जिसमें रेजिडेंशियल एरिया, लाइव स्टॉक पेन्स, वेयर हाउसेस, मेटल स्मेल्टिंग जोन और लंबर मिल सब आ जाएं। यह पूरा फोर्ट्रेस कम से कम 5,000 लोगों को अकोमोडेट कर सके और इसे कई सालों में फेसेस में बनाया जाए। फोर्ट्रेस के चारों तरफ मैं एक मोट खोदने का प्लान करता हूं और जो मिट्टी निकले उसे क्ले ब्रिक्स के साथ मिलाकर सिटी वॉल्स बनाई जाएं, ताकि जायंट बीस्ट्स और हॉस्टाइल ट्राइब्स अटैक न कर सके। इसके बाद मोट को सेंटर मानकर मैं ईस्ट से आने वाली 8 से 9 मीटर चौड़ी स्ट्रीम को डाइवर्ट करने के लिए इरिगेशन कैनाल खोदने की सोचता हूं और एडिशनल रिटर्न चैनल्स बनाए जाते हैं, ताकि मोट का पानी वापस स्ट्रीम में जाए, जिससे एक बड़ा वाटर नेटवर्क बनता है। इस नेटवर्क के साथ छोटे छोटे डिचेस पूरे प्लॉट को इरिगेट करते हैं। मोट और इरिगेशन कैनाल दोनों की प्लान्ड विड्थ 4 मीटर रखी जाती है और ईस्टर्न स्ट्रीम 8 से 9 मीटर चौड़ी है, जिस पर सेम वाटर फ्लो को आधे चैनल में डालने से कैनाल की फ्लो रेट दोगुनी से ज्यादा हो जाती है, जो वाटर व्हील्स और हाइड्रोलिक फैसिलिटीज लगाने के लिए परफेक्ट है। स्पेसिफिक प्लान यह है कि केव को सेंटर लाइन मानकर दोनों तरफ 200 मीटर मेजर किए जाएं, ताकि फोर्ट्रेस साइट तय हो। नेक्स्ट स्प्रिंग प्लांटिंग डिले न हो, इसलिए फेज 1 में स्ट्रीम से मोट तक लगभग 700 मीटर लंबा वाटरवे खोदा जाता है और जो मिट्टी निकलती है उसे ब्रिक्स में फायर किया जाता है। फेज 2 में मोट खुद खोदी जाती है, लेकिन वह अर्जेंट नहीं है क्योंकि केव अभी रहने लायक है। फेज 3 में सिटी वॉल्स को रैम किया जाता है, जिनका डायमेंशन ट्रेपेजॉइड शेप में होता है। नीचे 4 मीटर चौड़ी, ऊपर 2 मीटर 5 मीटर ऊंची, 4 गेट्स के साथ और बाहर 4 मीटर वाइड मौत, जिस पर इस एरा में कोई ब्रीच नहीं कर सकता। फेज 4 में 700 मीटर रिटर्न चैनल खोदी जाती है, जिसकी मिट्टी से छोटे ब्रिक्स बनते हैं, जिनसे सिटी के अंदर हाउसेस और फैसिलिटीज बनती हैं। पूरा प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा 3 साल में पूरा होना चाहिए, नहीं तो केव सब अकोमोडेट नहीं कर पाएगी। अगली सुबह जैसे ही ट्राइब मेंबर्स बाहर आते हैं, मैं काम असाइन करना शुरू करता हूँ। आज बहुत काम है, इसलिए फूड गैदरिंग पूरी तरह रोक दी जाती है। न्यूकमर्स के पास अभी पोट्री नहीं है, जिस पर फ्लिंट
को सिरेमिक्स फायर करने का काम मिलता है। चिल्ड्रन ग्रास बंडलिंग जारी रखते हैं और उन्हें मेरे डेमोन्स्ट्रेशन के अनुसार बंडल्स बांधने होते हैं ताकि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आसान हो। चर्प, स्किप, रीड और ब्रुक बैक माउंटेन पर जाते हैं डेविल थॉर्न सैपलिंग्स काटने के लिए ताकि स्पीयर्स बन सके। विमेन को 2 टीम्स में डिवाइड किया जाता है। बड़ी ग्रुप वैली में साइजल हार्वेस्ट करने जाती है और पोर्टर 6 ब्लू एंटेलोप्स के साथ बड़े बास्केट्स लाद कर ट्रांसपोर्ट संभालता है। छोटी गैदरिंग ग्रुप फॉरेस्ट में वैक्स ट्रीज की बार्क स्क्रैप करती है क्योंकि वैक्स इंसेक्ट्स का सिक्रीशन ब्रॉन्ज मोल्ड्स कास्टिंग के लिए यूजफुल होता है। बाकी सभी मेन लॉगिंग पर लगाए जाते हैं। पहले लेग जितने मोटे ट्रीज काटे जाते हैं ताकि लाइव स्टॉक पेन्स बन सके और ब्रांचेस को स्प्लिट करके फायरवुड बनाया जाता है जिसे मैं चारकोल बनाने के लिए यूज करता हूँ। कॉपर स्मेल्टिंग के लिए जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। ट्रांसपोर्ट ब्लू एंटेलोप्स संभालते हैं और जरूरत पड़ी तो बेबी मैमथ्स मदद करेंगे। ट्राइब मेंबर्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ऑटम फूड स्टोर करने का समय होता है, लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट स्प्रिंग तक काफी फूड है, खासकर फिश। और हाल में पकड़ी गई फिश के पेट में एग्स थे जिस पर अगर हम ऐसे ही फिशिंग करते रहे तो रिवर की फिश पॉपुलेशन घटेगी, इसलिए उन्हें रेस्ट देना जरूरी है। सबके जाने के बाद मैं अपना काम शुरू करता हूँ। पहले अवेलेबल फायरवुड से चारकोल बनाता हूँ, फिर कैलिन और शेल क्ले से क्रूसिबल्स और लेडल्स बनाता हूँ ताकि रिफाइनिंग और एलॉयज बना सकूं। इसके बाद रिफ्रैक्टरी क्ले से स्क्वायर मोल्ड्स बनाता हूँ जिनमें कॉपर और टिन चॉकलेट बार जैसे इनगोट्स में कास्ट होते हैं और जरूरत के अनुसार कॉपर टिन रेशियो एडजस्ट करके अलग अलग टूल्स बनाए जाते हैं। चारकोल और मोल्ड्स रेडी होने के बाद मैं स्मेल्टिंग फर्नेस बनाना शुरू करता हूँ। ऑर्डिनरी क्ले को पॉटरी शार्ड्स और चॉप्ड ग्रास के साथ मिलाकर मड बनाता हूँ और सिलिंड्रिकल फर्नेसेस बनाता हूँ जो करीब 40 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं। ऐसे 4 फर्नेसेस बनते हैं ताकि 7 फायर करने पर टाइम बचे। फिर पाइथन स्किन से सिंपल लेदर बेलोज बनाता हूँ। फ्लिंट क्यूरियस होता है कि मैं क्या नया बना रहा हूँ। सारी तैयारी पूरी होने पर दुनिया का पहला प्रिमिटिव स्मेल्टिंग इक्विपमेंट सेट तैयार हो जाता है और बस कल तक चारकोल रेडी होने और फर्नेसेस ड्राई होने का इंतजार रहता है। चर्प और स्किप पूरे दिन वाइट शाफ्ट्स लाते हैं जो स्पीयर्स के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन लॉगिंग करने वाले एडल्ट्स थक कर चूर हो जाते हैं और पूरे दिन में 10 से भी कम ट्रीज काट पाते हैं जिस पर 3 स्टोन एक्सेस टूट जाते हैं। फिर भी मैं उन्हें कहता हूं कि कल भी जारी रखें, लेकिन जो बेस्ट काम करेगा उसे न्यू इक्विपमेंट मिलेगा। यह सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए स्टोन एक्सेस ही बेस्ट टूल्स थे। इससे बेहतर क्या हो सकता है, यह सोचकर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। डिनर के बाद जब सब रिलैक्स करते हैं मैं हार्थ के पास बैठकर वैक्स मेल्ट करता हूं और सॉलिड होने पर बोन नाइफ से अलग अलग टूल शेप्स कार्व करता हूं। फिर वैक्स मॉडल्स को क्ले में रैप करता हूं एक छोटा ओपनिंग छोड़कर और क्ले ड्राई होने के बाद फायर पर हीट करता हूं जिससे मेल्टेड वैक्स बाहर निकल जाता है और हॉलो कास्टिंग मोल्ड बनता है। मोल्ड की इनर वॉल पर वैक्स की थिन लेयर डिमोल्डिंग में हेल्प करती है। यह मेथड टीडियस है लेकिन प्रिसाइज है और मटेरियल वेस्ट नहीं होता और निकला वैक्स फिर रीयूज हो जाता है। अगली सुबह ट्राइब मेंबर्स ब्लू एंटेलोप्स को बाहर ले जाते हैं और मेरी लगातार समझाने के बाद अब वो समझते हैं कि वाइल्ड बीस्ट सिर्फ खाने के लिए नहीं, काम में भी मदद करते हैं। चर्प और उसके 3 साथी बेलोज ऑपरेट करने के लिए रुकते हैं। फ्लिंट की पॉटरी रेडी है और आज वो खास तौर पर मेरी हेल्प करता है क्योंकि मैं उसे कॉपर स्मेल्टिंग मेथड सिखाने वाला हूं ताकि फ्यूचर में वह अप्रेंटिस बन सके। मैं 4 फर्नेसेस में से 2 को एक साथ लाइट करता हूं। रीड और ब्रुक बेलोज पंप करते हैं। चर्प और स्किप चारकोल डालते हैं और कॉपर और क्रश करते हैं। बेलोज की पावर से फ्लेम्स ऊपर उठती हैं और जल्द ही फर्नेस चेंबर में और मेल्ट होने लगता है। कॉपर पानी की तरह नीचे बहकर स्लैग के साथ लंप बनता है और टिन और भी फास्ट मेल्ट होता है। मैं ब्रांचेस से इम्प्यूरिटीज वाले मेटल लंप्स निकालता हूं और प्रोसेस दोहराता हूं। करीब 3 या 4 घंटे बाद इम्प्योर कॉपर और टिन लंप्स का ढेर बन जाता है जिस पर मैं बाकी 2 फर्नेसेस भी लाइट करता हूं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है मैं क्रूड कॉपर और टिन को अलग अलग क्रूसिबल्स में रखता हूं और जब दोनों मेटल्स लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाते हैं तब मैं क्ले लेडल से ऊपर तैर रही इम्प्यूरिटीज को धीरे धीरे हटा देता हूं। इसके बाद पहले से तैयार किए गए क्ले जार्स की मदद से मैं प्योर कॉपर लिक्विड को ग्रिड शेप्ड क्ले मोल्ड्स में डालता हूं ताकि वो ठंडा होकर सॉलिड हो जाए और टिन लिक्विड के साथ भी यही प्रोसेस फॉलो करता हूं। फ्लिंट और वो 4 यंग हेल्पर्स मेटल को धीरे धीरे सॉलिड होते देखते रहते हैं। उन्हें इसके पीछे का प्रिंसिपल समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह अमेज्ड होते हैं जैसे कोई मैजिक उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। जब कॉपर और टिन इनगट्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि हाथ से पकड़े जा सकें तब मैं खुद को रोक नहीं पाता और मोल्ड्स से उन्हें बाहर निकाल
निकाल लेता हूँ। अब दोपहर हो चुकी होती है और सनलाइट में ये मेटल इंगोट्स इतनी चमक रिफ्लेक्ट करते हैं कि आंखें चौंधिया जाती हैं। सबके मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतना शाइनी और खूबसूरत कुछ नहीं देखा होता। पास में खेल रहा लिटिल स्प्राउट भी खिंचा चला आता है। वो एक को छूता है, दूसरे को घूरता है और पूछता है, चीफ ये क्या है? मैं उसके बाल सहलाता हूँ और कहता हूँ, इसे कॉपर कहते हैं और इसे टिन टोल। तुम लोग इनका ध्यान रखना, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। स्प्राउट सिर हिलाता है और धीरे धीरे कॉपर और टिन शब्द दोहराता है। फ्लिंट और बाकी भी उसके साथ रिपीट करते हैं। उधर मैं टूल कास्टिंग मोल्ड्स का ढेर खींच कर लाता हूँ और तुरंत ब्रॉन्ज कास्टिंग का काम शुरू करता हूँ। तय रेशियो के हिसाब से कॉपर और टिन ब्लॉक्स को एक नए क्रूसिबल में डालता हूँ और जब वो फिर से लिक्विड बनते हैं तब क्ले रॉड से अच्छे से स्टर करता हूँ ताकि एलॉय ठीक से मिक्स हो जाए। अब कास्टिंग शुरू होती है। पहली वेव में एक्सेस और हैमर्स बनाए जाते हैं। जलता हुआ एलॉय सॉल्यूशन मोल्ड्स में डाला जाता है और रिजर्व्ड होल्स से तुरंत व्हाइट स्मोक उठने लगता है। जैसे ही तापमान थोड़ा गिरता है मैं स्टोन से मोल्ड तोड़ देता हूँ। टूटे हुए क्ले फ्रैगमेंट्स के बीच पेल गोल्डन लाइट से चमकता एक बड़ा एक्स हेड चुपचाप पड़ा होता है। उसका साइज फायर एक्स हेड से थोड़ा बड़ा है। मैं ब्लेड शार्पनिंग का काम फ्लिंट को दे देता हूँ और खुद बाकी टूल्स की कास्टिंग की तैयारी करता हूँ। रूलर्स, सॉस, कार्विंग नाइव्स, चिजल्स, प्लेन्स, हैंड ड्रिल्स और डायमंड शेप्ड स्पीयरहेड्स भी बनते हैं। शाम तक जब सारे ट्राइब मेंबर्स वापस आते हैं तो सारा काम रुक जाता है। गोल्डन एक्स हेड अब रेजर शार्प चमक के साथ रेडी है। हैंडल पर माउंट होते ही दुनिया की पहली ब्रॉन्ज एक्स तैयार हो जाती है। साथ ही 2 सॉस भी वुडन हैंडल्स के साथ रेडी हैं, एक सिंगल पर्सन के लिए और एक 2 लोगों के लिए। टिम्बर और उसके लोग उस गोल्डन एक्स को देखते ही उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी नजरें उससे हटती ही नहीं। तभी मैं मुस्कुराते हुए एक स्पीयर निकालता हूँ जिसके ऊपर ब्रॉन्ज स्पीयर हेड लगा होता है। ट्राइब मेंबर्स की आंखें फैल जाती हैं। ये अभी भी स्पीयर ही है लेकिन कितना खूबसूरत है। फैंग और स्कार तो प्रैक्टिकली ड्रूल करने लगते हैं। वो पूछते हैं, चीफ क्या हमें भी ऐसा मिलेगा? मैं मुस्कुरा कर टिम्बर को कॉपर ओर का टुकड़ा देता हूँ और कहता हूँ, ये उसी तरह के रॉक से बना है, बस अभी हमारे पास ज्यादा नहीं है। ट्री हॉलो के लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने यही रॉक खुद खोदी थी लेकिन कभी इमेजिन नहीं किया था कि इससे इतने सुंदर वेपन्स बन सकते हैं। पोर्टर सीधा सा कहता है, अगर खत्म हो गया तो हम और खोद लेंगे, हमें जगह पता है। मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ऐसे खोदना इनएफिशिएंट है, पहले हमें कुछ चीजें बनानी होंगी। इस विंटर के बाद हम बहुत सारा वापस लाएंगे, तब सबके पास ऐसा स्पीयर होगा। इसके बाद मैं उन्हें 100 यूज करना सिखाता हूँ। 2 लोग बड़े 100 को लॉक के सिरे पर आगे पीछे चलाते हैं और कुछ देर में एक गोल वुडन डिस्क अलग हो जाता है। सिंगल हैंडेड 100 से ब्रांचेस काटी जाती हैं और रिस्ट जितनी मोटी ब्रांच 1 मिनट में कट जाती है। मीटर लॉन्ग एक्स स्विंग करते वक्त पूरा बॉडी स्ट्रेंथ यूज करने देता है और अगर रिवरस्टोन ट्राइब का ऑक्स इसे यूज करे तो लेग थिक ट्री कुछ ही चॉप्स में गिर जाता है। जब सब टूल्स यूज करना सीख लेते हैं तो मैं उन्हें खाने और रेस्ट करने भेज देता हूँ। डिनर के बाद ट्राइब मेंबर्स फ्लिंट के आसपास बैठते हैं और वो कॉपर स्मेलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करता है जबकि मैं मेजरमेंट यूनिट्स एस्टैब्लिश करना शुरू करता हूँ क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स के बिना सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हो सकती। सारी साइजिल अब कलेक्ट हो चुकी है। महिलाएं रोप ब्रेड कर रही हैं। बच्चे रैबिट पेन के बाहर लेटे हुए न्यूबॉर्न रैबिट्स को देख रहे हैं। तीनों प्रेग्नेंट डज ने बेबीज दे दिए हैं। हर लिटर में 6 या 7 बच्चे हैं और रैबिट पॉपुलेशन लगभग डबल हो जाती है। फ्लिंट अब वैक्स मॉडल्स कार्व करने में कैपेबल है और कॉपर शवल्स बनाना शुरू करता है जो कैनल्स खोदने और फार्मिंग दोनों में काम आएंगे। मेरे सैंपल को देखकर वो डिजाइन कॉपी कर लेता है। अपने काम खत्म करने के बाद मैं सबसे क्रूशियल आइटम पर रिसर्च करता हूँ, प्लाउ। मैं 2 साइजेस प्लान करता हूँ, बड़े मैमथ्स के लिए, छोटे एंटीलोप्स के लिए, ताकि फील्ड्स प्लाउ करने और कैनाल्स खोदने दोनों में काम आए। अगले दिन कुछ महिलाएं हेम्प रोप ब्रेड करती हैं और बाकी जमीन साफ करती हैं ताकि लाइवस्टॉक पेन्स बन सके। कॉपर स्मेल्टिंग अब फ्लिंट और उसके 4 हेल्पर संभाल लेते हैं और 5 लगातार कॉपर और टिन इंगोट्स कास्ट करते रहते हैं। जरूरत पड़ने पर मुझसे पूछते हैं। जब जमीन साफ हो जाती है मैं उन्हें लाइवस्टॉक पेन बनवाता हूँ। ट्रीज को 4 मीटर लेंथ में काट कर हर 2 मीटर पर पोस्ट गाड़े जाते हैं। रेक्टेंगुलर एंक्लोजर बनता है। गैप्स में हॉरिजॉन्टल बीम्स बांधी जाती हैं, फिर ब्रांचेस वीव करके फेंसिंग बनाई जाती है और आखिर में मड की लेयर प्लास्टर कर दी जाती है। अंदर 4 मीटर हाई वुडन शेल्टर बनता है जो बेबी मैमथ्स का होम होता है। बाहर की सारी ग्रास बंडल्स बनाकर पेन में रख दी जाती है ताकि कोई एनिमल या इंसान उसे खराब न कर सके। रिवरस्टोन ट्राइब के लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बॉल्ड कैप ट्राइब की नजर अब उन पर है। चीफ बॉल्ड कैप को चिंता है कि कोल्ड पढ़ने पर उनका माउंटेन
तुरंत स्प्रिंग फ्रीज हो जाएगा और उन्हें 3 किलोमीटर दूर स्ट्रीम से पानी लाना पड़ेगा, जिसके लिए ज्यादा कंटेनर्स चाहिए। इसीलिए वो पहले पॉटर ट्रेड करने आया था, लेकिन मनचाहा नहीं मिला तो उसने फोर्स से लेने का प्लान बनाया। उसके हिसाब से रिवरस्टोन ट्राइब में 10 से कम एडल्ट मैन हैं, जबकि उसके पास 15 हैं और उसने स्टोन टिप्ड स्पीयर्स भी बना लिए हैं। उसे लगता है हमें हराकर पॉटरी और फूड लेना आसान होगा। आज सुबह बॉल्ड कैप अपने सभी एडल्ट मैन के साथ हर एक के पास कई स्पीयर्स लिए रिवरस्टोन ट्राइब की तरफ मार्च करता है। उनका प्लान है हंटिंग पार्टी को एक ही अटैक में क्रश करना और सेटलमेंट से अच्छा हॉल लूटना। उधर रिज के कॉनिफरस फॉरेस्ट में टिम्बर, फैंग और बाकी लोग लॉगिंग में लगे हैं। 3 लार्ज एक्सेस और 2 लॉन्ग सॉस के साथ वो आधे घंटे में एक क्लीन लॉग तैयार कर लेते हैं। टोटल 10 लोग 3 ग्रुप्स में बंटे हैं, इसलिए हर आधे घंटे में 3 ट्रीज गिरते हैं। पोर्टर ट्रांसपोर्ट संभाल रहा होता है और एक एंटेलोप को पास में ग्रेज करा रहा होता है। तभी वैली के उस पार से स्पीयर लिए लोग दौड़ते नजर आते हैं। पोर्टर तुरंत चिल्लाता है और ब्लू एंटेलोप खींचकर भागता है। शोर सुनते ही सब काम छोड़कर वेपन्स पकड़ लेते हैं। बॉल्ड कैप पीछा करते हुए रिज तक पहुंचता है। हुश की आवाज के साथ पीछे के 2 एंटेलोप्स स्पीयर से गिरते हैं और बाकी 4 उन्हें घसीटते हुए ग्रास माउंटेन की तरफ भागते हैं। यह देखकर रिवरस्टोन के लोग स्टोन एक्सेस बेल्ट से निकालकर फेंकते हैं और 3 एनिमीज तुरंत गिरते हैं, 2 घायल होते हैं। अब सिर्फ 10 आगे बढ़ते हैं। बॉल्ड कैप गुस्से में दूसरा स्पीयर वॉली ऑर्डर करता है, लेकिन टिम्बर का ग्रुप ट्रीज के पीछे छिप जाता है और सारे स्पीयर जमीन में तिरछे धंस जाते हैं। यह देखकर स्कार और बाकी लोग फिर से पेड़ों के पीछे से निकलते हैं और उसी पल 9 व्हाइट शाफ्ट स्पीयर्स एक साथ हवा चीरते हुए उड़ते हैं, जिस पर बॉल्ड कैप की ट्राइब के 4 और आदमी तुरंत गिर जाते हैं। बाकी लोग डरकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं और स्कार का ग्रुप भी फिर से कवर ले लेता है। अगली चाल का इंतजार करता है, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती। उन्हें नहीं पता होता कि बॉल्ड कैप अंदर ही अंदर डर से जकड़ जाता है, क्योंकि सामने वाला दुश्मन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है और उसे अब एहसास होता है कि रिवरस्टोन ट्राइब में लोग उसकी उम्मीद से ज्यादा है, जबकि उसकी तरफ अब सिर्फ 8 लोग बचे हैं, जिनमें 2 घायल हैं। ऐसे में लड़ाई जारी रखना नामुमकिन है, जिस पर वो तुरंत बचे हुए लोगों को लेकर केव की तरफ भाग जाता है। उधर लिटिल स्प्राउट मेरा हाथ पकड़कर 2 मैमथ्स की तरफ खींचता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं उनके नाम रखूं। बड़े वाले का नाम मैं ऐश रखता हूं और छोटे वाले का बो। मैं कुछ कहने ही वाला होता हूं कि ऐश अचानक वेस्ट की तरफ देखते हुए जोर से ट्रम्पेट करता है, जिससे स्प्राउट घबरा कर उछल जाता है। मैं तुरंत उसी दिशा में देखता हूं और देखता हूं कि 4 ब्लू एंटेलोप्स 2 मरे हुए साथियों को घसीटते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। उनके शरीर में कई स्पीयर्स धंसे हुए हैं, लेकिन पीछे लॉगिंग टीम नजर नहीं आती। यह देखकर मेरा दिल धक से रह जाता है। मैं तुरंत सब ट्राइब मेंबर्स को ऑर्डर देता हूं कि केव के अंदर छिप जाएं और जब तक मैं वापस ना आऊं बाहर ना निकलें। सब अरेंज करने के बाद मैं अपना बो, एरोज और गोल्डन हेडेड स्पीयर उठाता हूं, फिर ऐश पर चढ़कर वेस्ट की तरफ बढ़ता हूं और पाव भी तुरंत पीछे पीछे आता है। ब्लू एंटेलोप्स के छोड़े हुए ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए ऐश पूरी रफ्तार से दौड़ता है और जल्द ही हम फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। आगे अचानक एक ग्रुप नजर आता है, जिनके हाथ में गोल्डन एक्सेस चमक रहे होते हैं और सामने टिम्बर और उसकी टीम साफ दिखते हैं। मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ, सोचता हूँ कि सब यहाँ कैसे हैं और कोई इंजर्ड भी नहीं है। फैंग तुरंत पूरी हंटिंग पार्टी को मेरे पास लाता है और पूरी सिचुएशन बताता है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान होता हूँ कि बॉल्ड कैप ने हमारी ट्राइब पर अटैक क्यों किया, लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, जो भी मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे उसने सिर्फ एंटेलोप्स ही क्यों न मारे हों। मैं तुरंत स्पीयर लहराता हूँ और कहता हूँ, मेरे पीछे आओ। मैं टिम्बर और लॉगिंग टीम के कुछ लोगों को लेकर बॉल्ड कैप की ट्राइब की तरफ बढ़ता हूँ। करीब दोपहर 2 बजे हम उनके केव के पास पहुंचते हैं, लेकिन एंट्रेंस के सामने का क्लियरिंग पूरी तरह खाली होता है। केव का मुंह एक जायंट बोल्डर से बंद है, लेकिन एक बड़ा गैप अभी भी खुला है, जिसमें से कई जोड़ी आंखें झांक रही हैं और बॉल्ड कैप भी उनमें शामिल है। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि हम रिवेंज लेने आएंगे, और वही होता है। हम सच में आए हैं और हमारी लाइनअप देखकर उसका पछतावा साफ दिखता है, क्योंकि सामने मैं ऐश पर सवार हूँ, हाथ में चमकता गोल्डन हेडेड स्पीयर लिए। मैं तुरंत बो निकालता हूँ और एरो चढ़ाता हूँ। अगले ही पल एक चीख सुनाई देती है। बॉल्ड कैप की आंख के आर पार एरो चला जाता है। मैं ऑक्स, स्टोन और 6 को इशारा करता हूँ कि बोल्डर हटाओ, तो तीनों आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन बोल्डर मुश्किल से हिलता है। मैं गैप की तरफ बढ़ता हूँ और एक और एरो रेडी करता हूँ। बोल्डर के पीछे कई आदमी उसे थामे हुए होते हैं और जैसे ही एरो छूटता है 2 आदमी आर पार छिद जाते हैं। बाकी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं और ऑक्स व बाकी 2 आखिरकार बोल्डर को हटा देते हैं। बोल्डर के पीछे पड़े 3 घायल शरीर दबकर खून से लथपथ हो जाते
जाते हैं और कुछ ही पलों में उनकी सांस खत्म हो जाती है। केव का मुंह अब पूरी तरह खुला है, अंदर पीली आग की रोशनी झिलमिलाती है। महिलाएं और बच्चे घास के ढेर में दुबके कांप रहे होते हैं। 5 एडल्ट मैन बचे हैं, जिनमें 3 स्पीयर्स पकड़े सामने खड़े हैं और 2 घायल पीछे पड़े कराह रहे हैं। मैं स्पीयर पकड़े अंदर बढ़ता हूँ और टिम्बर व बाकी लोग गोल्डन एक्सिस के साथ पीछे चलते हैं। तीनों आदमी हमारे सामने कांपते हुए कुछ बड़बड़ाते हैं, जैसे दया मांग रहे हो, लेकिन हाथ में वेपन लिए दया मांगना मुझे मंजूर नहीं। मैं स्पीयर घुमाकर उनके स्पीयर जमीन पर गिरा देता हूँ। तभी पीछे पड़ा एक घायल आदमी चुपके से पत्थर उठाता है, शायद आखिरी कोशिश करना चाहता है, लेकिन मैं तुरंत स्पीयर आगे बढ़ाता हूँ और उसका सीना आर पार हो जाता है। मैं गरज कर कहता हूँ, सब घुटनों पर बैठो, जो रेजिस्ट करेगा वो मरेगा। मेरी आंखें चमकती हैं और तुरंत सबके पैर जवाब दे देते हैं। वो घुटनों पर गिर जाते हैं। मैं टिम्बर से कहता हूँ कि उनका स्टोर्ड फूड इकट्ठा करो और बाहर ले जाओ। फिर मैं घुटनों पर बैठे लोगों की तरफ मुड़कर कहता हूँ, तुम्हारे चीफ ने पहले अटैक किया था, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। अगर वो नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। मेरा इरादा इन्हें अब्सॉर्ब करने का है, इसलिए मैं सारा ब्लेम उनके चीफ पर डालता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लॉयल्टी उतनी गहरी नहीं है। उन्हें चीफ की मौत से ज्यादा अपने फूड की चिंता है। महिलाएं टिम्बर की टीम को ड्राइड मीट ले जाते देख रोने लगती हैं और मुझसे गिड़गिड़ाती हैं। मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ, अगर मेरी ट्राइब ज्वाइन करोगे तो एंडलेस फूड मिलेगा, विंटर में कोई फ्रीज नहीं होगा। जो ज्वाइन करना चाहता है वो अभी मेरे पीछे आ जाए। मेरी बात खत्म होते ही कुछ लोग तुरंत उठकर मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं, फिर एक और, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में सिर्फ एक बुरी तरह घायल आदमी वहीं पड़ा रह जाता है, जिसे देखकर लगता है वो बचेगा नहीं। मैं बाकी लोगों को लेकर बाहर आता हूँ और फेंक को केव जलाने का ऑर्डर देता हूँ। उसी दिन से बाल्ड कैप और उसकी ट्राइब का अस्तित्व खत्म हो जाता है। रिवरस्टोन ट्राइब लौटने पर नए लोग आसानी से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ लोग ट्रेड होकर यहाँ आए थे और फूड स्टोरेज सच में अबंडेंट है। इस बार लाया गया फूड जोड़कर 200 लोग आराम से पूरा विंटर निकाल सकते हैं। बस केव कैपेसिटी लिमिट तक पहुंच चुकी है, लेकिन विंटर आने वाला है और साथ सटकर रहना ज्यादा गर्म रखेगा। नए लोग ये देखकर चकित होते हैं कि रिवरस्टोन ट्राइब वाइल्ड बीस्ट भी पालती है, खासकर बो और ऐश जैसे जायंट क्रीचर्स। इससे उन्हें ट्राइब की स्ट्रेंथ का नया एहसास होता है और वो रिवरस्टोन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं। महिलाएं रोप ब्रेड करती रहती हैं। केव में बंडल्स का ढेर लग जाता है और पुरुष लॉगिंग जारी रखते हैं। ट्रंक्स बिल्डिंग मटेरियल बनते हैं, ब्रांचेस किल और फायरवुड में बदलती हैं। मैं भी खाली नहीं हूँ, वुडवर्किंग टूल्स बनाता हूँ और 50 ब्रॉन्ज शवल्स कास्ट करता हूँ। अब फेज 1 इरिगेशन कैनाल प्रोजेक्ट शुरू करना जरूरी है। मैं हेम्प रोप से मेजरिंग कॉर्ड बनाकर फोर्ट्रेस की पोजीशन नॉर्थ में मेजर करता हूँ और चारों कॉर्नर्स पर वुडन पोस्ट्स काटकर कैनाल रूट तय करता हूँ। फिर ब्रिक किलन बनाने की बारी आती है, क्योंकि कैनाल खोदते समय बहुत सॉइल निकलेगी और मैं प्लान करता हूँ कि कैनाल डिगिंग और ब्रिक मोल्ड मेकिंग साथ साथ चले। ग्रे ब्रिक्स बनाने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए, इसलिए किलन साइट स्ट्रीम के पास चुनी जाती है। फ्लिंट पहले ही कई रेड ब्रिक्स बना चुका है और वही किलन बनाने में काम आती है। सिलेंड्रिकल ब्रिक किलन बनाने में पूरी ट्राइब लगती है और 5 दिन में वो तैयार होता है। ब्रिक मोल्ड्स बनाकर तैयारी पूरी होती है और अब मेरा जायंट प्लाउ डेब्यू करता है। 2 मीटर वाइड वुडन फ्रेम के नीचे 4 ब्रॉन्ज प्लाउ शेयर्स लगे होते हैं, जो आगे बढ़ते ही 2 मीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर गहरा हिस्सा पलट देते हैं। इस कॉन्ट्रैप्शन की पावर बो और ऐश है। दोनों जायंट प्लाउ साथ साथ आगे बढ़ते हैं और पूरा 4 मीटर वाइड कैनाल रूट पलट देते हैं। 1 घंटे से भी कम में वो 700 मीटर लंबा कैनाल 40 सेंटीमीटर गहराई तक प्लाउ कर देते हैं। यह देखकर मैं अंदर से बेहद एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि जिस स्पीड से काम हो रहा है, शायद मेरा फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्शन प्लान 3 साल भी ना ले। ब्रिक फायरिंग का प्लान मैं विंटर के लिए रखता हूँ, क्योंकि तब सबके पास फ्री टाइम होगा और किलन के पास काम करना ठंड में गर्म भी रखेगा, मतलब हैप्पी जॉब होगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, जो ब्रिक मोल्ड्स हम बना रहे हैं वो रैम्ड अर्थ सिटी वॉल के लिए हैं, इसलिए हर ब्रिक बहुत बड़ा है। इससे क्ले मटेरियल और ब्रिक मोल्ड्स को ट्रांसपोर्ट करना बेहद टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। यह देखकर मैं तुरंत डिसाइड करता हूँ कि एक सिंपल व्हील बैरो बनाया जाए। नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो हेल्पर्स ढूंढना जरूरी है। बाद में यही लोग ट्राइब के प्रोफेशनल कारपेंटर्स बन सकते हैं। रिवरस्टोन ट्राइब में सबसे टैलेंटेड कारपेंट्री में बेसन है। ट्री हॉलो ट्राइब में इसी ने हॉट कोल से वुडन स्टंप में बकेट जैसा हॉलो जलाकर बनाया था। दूसरा है ऑनेस्ट
पोर्टर, जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन काम में बेहद सॉलिड है। अपनी पास्ट लाइफ की कार्ड्स की मेमोरी से डिजाइन मॉडिफाई करके हम तीनों पूरा दिन लगाकर पहला व्हील बैरो बनाते हैं। जैसे ही तैयार होता है उसे वर्क क्रू को दे दिया जाता है। लोग इस नए ट्रांसपोर्ट टूल में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। शोल्डर और हाथ से ढोने की तुलना में यह कम थकाऊ लगता है, लेकिन मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं नोटिस करता हूँ कि टर्न लेते वक्त व्हील बैरो लेफ्ट और राइट वॉबल करता है। इस रेट से तो जल्दी टूट जाएगा। प्रॉब्लम समझते ही मैं एक्सेल एक्सटेंड करने का इंप्रूवमेंट शुरू कर देता हूँ। अपने दो असिस्टेंट्स को समझाकर हम तीनों अपने अपने हिस्से पर काम करते हैं। दूसरी बिल्ड पहली से काफी फास्टर होती है। 2 घंटे बाद सेकंड जनरेशन व्हील बैरो तैयार हो जाता है और इस बार वॉबल नहीं होता। तुरंत वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब यही सेकंड कार प्रोडक्शन मॉडल बन जाता है और हम मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। पहले फेज में 30 यूनिट्स बनते हैं। मेन और वुमेन मिलाकर डोजन्स एडल्ट लेबरर्स हैं और ये व्हील बैरोज सॉइल हॉल करने के लिए परफेक्ट हैं। फ्यूचर में हेवी यूज होगा। आने वाले दिनों में कारपेंटर ट्रियो हर 2 दिन में 3 व्हील बैरोज बनाता है और फेज 1 इरिगेशन कैनाल तेजी से आगे बढ़ता है। ब्रिक मेकिंग का काम भी स्पीड पकड़ता है क्योंकि व्हील बैरोज लगातार ऐड हो रहे हैं। 18वें दिन तक 700 मीटर लंबा और 4 मीटर डीप ट्रेंच मेरे सामने खड़ा होता है। मैं कैनाल डगिंग रोकने का ऑर्डर देता हूँ। बाकी 2 मीटर तब खोदा जाएगा जब वाटर चैनल करना होगा। अब ट्राइब मेंबर्स नॉर्मल रूटीन पर लौटते हैं। मेन लॉगिंग जारी रखते हैं, फ्यूचर कंस्ट्रक्शन के लिए स्टॉक पाइल करते हैं। विमेन फिर फूड गैदर करने लगती हैं क्योंकि उनके हिसाब से जितना ज्यादा फूड उतना बेटर। 30 व्हील बैरोज तैयार हो चुके हैं ताकि फ्यूचर में लार्ज स्केल कॉपर और माइनिंग पॉसिबल हो। बेसन और पोर्टर अब एंटेलोप्स द्वारा खींचे जाने वाले लार्ज कार्ट्स डिजाइन कर रहे हैं मेरी गाइडेंस में। मैं उन्हें 4 व्हील कार्ट डिजाइन समझाकर खुद सोचने देता हूँ। उधर मैं फील्ड प्लाउज बनाता रहता हूँ। हर कोई अपने काम में बिजी है। एक सुबह जब मैं केव से बाहर निकलता हूँ तो सामने सब कुछ सफेद दिखता है। आखिरकार लॉन्ग अवेटेड विंटर आ चुका है। कूस फेदर जैसे स्नोफ्लेक्स गिरते रहते हैं। स्काई डार्क और ग्लूमी है और पता नहीं कब रुकेगा। मैन का लॉगिंग वर्क रुक जाता है। सब केव में सिमट जाते हैं। विमेन भी फूड गैदर करने की जिद छोड़ देती हैं। इस वेदर में ब्रिक फायरिंग पॉसिबल नहीं तो स्नो रुकने तक वेट करना पड़ता है। मैं अपना लॉन्ग प्लान्ड इनिशिएटिव शुरू करता हूँ। सबको कॉमन टंग और राइटिंग सिस्टम सिखाना। रिवरस्टोन ट्राइब के लोग बेसिक वोकैबुलरी पहले ही सीख चुके हैं। खासकर लिटिल स्प्राउट सिंपल फ्रेजेस बोल लेता है। अब काम आसान है, बस उन्हें और एसेंशियल वर्ड्स और सेंटेंसेस बनाना सिखाना है। राइटिंग के लिए सिंप्लीफाइड कैरेक्टर्स सिखाना अभी रियलिस्टिक नहीं, इसलिए क्लेरिकल स्क्रिप्ट जैसे पिक्टोग्राफ्स से शुरुआत करता हूँ। लिखना जरूरी नहीं, पहचानना जरूरी है। लर्निंग एंथुजियाज्म लाने के लिए मैं रूल बनाता हूँ। डिनर से पहले प्रोग्रेस चेक होगी। जो रिसाइट नहीं करेगा उसे हाफ रेशन, जो बेस्ट करेगा उसे रिवॉर्ड। स्ट्रैटेजी परफेक्ट काम करती है। ट्राइब मेंबर्स मोटिवेटेड हो जाते हैं, खासकर बच्चे जो लेसन्स के बाद ग्रुप्स में प्रैक्टिस करते हैं। कुछ दिन बाद स्नो रुक जाता है और ब्रिक फायरिंग ऑफिशियली शुरू होती है। 2 किलन्स पर्सनली डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद मैं काम ट्राइब को सौंप देता हूँ। उन्हें रोज काम नहीं करना, बस किलन लोड और अनलोड के समय। बाकी फायरिंग और कूलिंग टाइम है। दिन ऐसे ही गुजरते हैं। रोज लैंग्वेज और कैरेक्टर्स पढ़ना, हर कुछ दिन ब्रिक्स मूव करना। सिंपल लेकिन फुलफिलिंग लाइफ। जब फ्री होते हैं तो मोस्टली मेन ऑर्नामेंटल एक्सेसरीज बनाते हैं। बोन नेकलेसेस, फेदर्स और कई चीजें। मुझे समझ नहीं आता तो एल्डरहॉर्न बताता है कि स्प्रिंग में कई ट्राइब्स गैदरिंग करते हैं ताकि इन ब्रीडिंग और जेनेटिक डिग्रेडेशन ना हो। अगर वुमन को कोई मैन पसंद आता है तो वो उसकी ट्राइब ज्वाइन करती है। स्टैंडर्ड है स्ट्रेंथ, ट्राइब पावर और फूड अबंडेंस, और बोन ऑर्नामेंट्स से यह देखा जाता है। अगर किसी के पास लॉन्ग थाई बोन वेपन है तो समझो ट्राइब स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। लगता है मैं खुद कुछ मिस कर रहा हूँ। बोन नेकलेसेस में मेरी इंटरेस्ट नहीं है। मैं डिसाइड करता हूँ कि सर्लेट स्टाइल एक्सेसरीज बनाऊं। यूजुअली गोल्ड, सिल्वर, जेडे या लेदर से बनते हैं, लेकिन हमारे पास गोल्ड नहीं है तो मैं ओपन वर्क कॉपर से अपना क्राउन बनाता हूँ। टिम्बर के लिए टिन से सिल्वर कलर्ड सर्कल बनाता हूँ और वो खुश हो जाता है। बाकी एडल्ट मैन भी एनिमल हाइट, वुड, बोन से सरलेट्स बनाते हैं। हेयर पिन्स भी यूज करते हैं। अब रिवरस्टोन ट्राइब में नया रेगुलेशन है। चिल्ड्रन सिर्फ हेयर बाइंड या सिंपल सरलेट पहनेंगे, हेयर पिन्स नहीं। एडल्ट मैन सरलेट और हेयर पिन दोनों यूज करेंगे ताकि एडल्ट्स और माइनर्स अलग दिखें। विमेन भी सिर्फ पोनी टेल नहीं, एडल्ट विमेन वुडन कोम या हेयर पिन से हेयर पिन करेंगे। मेटल स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है, इसलिए मेटल ऑर्नामेंट्स रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे जो ट्राइब में कंट्रीब्यूट करेगा उसे। अब किसी के हेड देखकर उसकी आइडेंटिटी और कॉन्ट्रीब्यूशन
इवोल्यूशन समझ आ जाता है। स्प्राउट का सरलेट खास है, कॉपर बकल पर क्लाउड पैटर्न्स हैं क्योंकि उसने कैरेक्टर्स सबसे फास्ट सीखे। वो मेटल एक्सेसरी पाने वाला पहला चाइल्ड है और बेहद खुश होता है। असल में ये ऑर्नामेंटल रिफॉर्म सिर्फ हायरार्की के लिए नहीं बल्कि ट्राइबल गैदरिंग के लिए है। मैं खुद मैच ढूंढने नहीं बल्कि अदर ट्राइब्स से मिलकर ट्रेड पॉसिबल देखना चाहता हूँ। पहले सॉल्ट बॉल्ट कैप ट्राइब से ट्रेड से आता था, लेकिन अब वो ट्राइब खत्म है। सॉल्ट माइन मिलने तक नए सेलर्स ढूंढने होंगे। रिवर स्टोन ट्राइब की पॉटरी वैल्यूएबल है। मैं सॉल्ट के अलावा पॉपुलेशन भी बाय करना चाहता हूँ। 200 से कम लोगों से नेचुरल रिप्रोडक्शन में फोर्ट्रेस भरने में लाइफ टाइम लग जाएगा, लेकिन हर ट्राइब रिवर स्टोन जैसा लकी नहीं जो फूड अबंडेंट हो और डेवलपमेंट प्लान सोच सके। ईस्ट में ब्लैक विस्कर ट्राइब है, करीब 150 लोगों का मीडियम साइज्ड ट्राइब। उनका मेजर डिफरेंस है फेथ। वो ब्लैक रैट को वर्शिप करते हैं और उनके पास शामन है जो डिवाइन मेट्रन ब्लैक विस्कर नाम की एल्डरली वुमन से कम्युनिकेट करती है। इस विंटर मेट्रन ब्लैक विस्कर दावा करती है कि उसे डिवाइन गाइडेंस मिला है। उसे चिंता है कि उनकी स्टोर्ड फूड नेक्स्ट स्प्रिंग तक नहीं चलेगी, जिस पर वो चीफ से कहती है कि हंटिंग पार्टी लेकर बाहर जाओ और नया फूड ढूंढो। इस तरह ब्लैक विस्कर ट्राइब का चीफ विस्कर 19 आदमियों को लेकर हंटिंग पर निकलता है। कुछ ही समय बाद उन्हें एक अजीब चीज दिखती है। उनके ट्राइब के वेस्ट वाले फॉरेस्ट एज के पास कभी कभी थिक ब्लैक स्मोक उठता दिखता है। यह साफ है कि यह इंसानों ने जानबूझकर जलाया है, लेकिन वेस्ट में लोग कब से बस गए। बहुत पहले वो वेस्टर्न फॉरेस्ट एज तक गए थे, लेकिन 8 या 9 मीटर चौड़ी रिवर पार नहीं कर पाए, इसलिए फिर कभी इतना दूर नहीं गए। अब स्मोक की लोकेशन देखकर साफ है कि यह रिवर के पास ही है। चीफ विस्कर तुरंत यह बात मेट्रन ब्लैक विस्कर को बताता है। वह ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं होती बल्कि क्यूरियस होती है कि ये लोग बार बार फायर क्यों जला रहे हैं। उसकी समझ में फायर फूड पकाने के लिए होता है, अगर वार्मथ के लिए होता तो लगातार जलाते रहते। वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए चीफ विस्कर को कहती है कि लोगों को लेकर जाकर जांच करो और अगर पॉसिबल हो तो ट्रेड भी ट्राई करो, शायद उनसे कुछ सीखने को मिले। इस तरह चीफ विस्कर अपनी टीम लेकर डिप्लोमेटिक मिशन पर निकलता है। उधर रिवर स्टोन ट्राइब में बेसिन और 6 ब्रिक किलन की रखवाली कर रहे हैं। बीच बीच में वो किलन चेक करते हैं और फायरवुड डालते हैं। रात से लेकर दोपहर तक फायरिंग चलती है। किलन के अंदर ब्रिक मोल्ड्स ब्लाइंडिंग रेड हीट पर पहुंच जाते हैं। अब समय है किल फ्लड और सील करने का। बेसिन 6 को इशारा करता है कि केव से हेल्प बुला लाओ। 6 बिना पीछे देखे दौड़ जाता है, लेकिन बेसिन के अकेले पहरे के दौरान अचानक बाव की जोरदार रोर गूंजती है। फिर बाव के दौड़ने की आवाज आती है और साथ में इंसानों की शाउटिंग। बेसिन जल्दी से अंडरग्राउंड फायर पिट से ऊपर चढ़ता है। जैसे ही उसका सिर बाहर निकलता है, वो देखता है कि दर्जन भर स्पीयर्स बाव की तरफ उड़ रहे हैं। डर कर वो सीधा केव की तरफ भागता है। मैं उसी वक्त लोगों को किलन फ्लड करने ले जाने की तैयारी कर रहा होता हूँ। जैसे ही केव से बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि बाव को दौड़ाकर अटैक किया जा रहा है। चीफ विस्कर और उसके आदमी पहले पीछा करना चाहते थे, लेकिन मुझे क्राउड के साथ निकलते देख रुक जाते हैं। मैं गुस्से में चिल्लाता हूँ, कौन हिम्मत करता है मेरे बो पर अटैक करने की? सब अपने वेपन्स उठाओ। मेरे ऑर्डर सुनते ही पूरे ट्राइब मेंबर्स दहाड़ते हुए बाहर निकलते हैं। 70 या 80 लोग वेपन्स लेकर चीफ विस्कर के ग्रुप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चीफ विस्कर का जबड़ा खुला रह जाता है। सामने हर आदमी फियर्स और मेनेसिंग दिखता है। मैं गोल्डन क्राउन और गोल्डन हेयर पिन पहने, वाइट शाफ्ट गोल्डन स्पीयर पकड़े उसे घूर रहा होता हूँ। पीछे की फॉर्मेशन और भी आई ब्लाइंडिंग है। हर आदमी के हाथ में चमकता ब्रॉन्ज शवल है। चाहे कॉम्बैट एबिलिटी जो भी हो, ये लाइनअप ही उन्हें इमोबिलाइज करने के लिए काफी है। वो देखता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है तो वो खुश होकर मेरे पीछे खड़ा हो जाता है और बोरोड अथॉरिटी में चीफ विस्कर पर रोर करता है। मैं उसकी ट्रंक थपथपाकर उसे शांत करता हूँ और चीफ विस्कर की तरफ मुड़ता हूँ। ये मैमथ हमारा है, तुमने उस पर अटैक क्यों किया? चीफ विस्कर हक्का बक्का रह जाता है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि नेबरिंग ट्राइब इतने बड़े बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है। तब ऐश भी शोर सुनकर दौड़ता हुआ आता है, जो बाव से भी बड़ा है, और उनके पास खड़ा होकर क्यूरियस होकर सराउंडेड ग्रुप को देखता है। चीफ विस्कर और उसके लोग स्टिफ हो जाते हैं। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ और एल्डर हॉर्न को कहता हूँ कि उनसे पूछो ये कौन है और क्यों आए हैं। एल्डर हॉर्न वर्ड्स और जेस्चर्स से मेरी बात ट्रांसलेट करता है और मेरा आइडेंटिटी बताता है कि मैं चीफ हूँ। चीफ विस्कर तुरंत अपोलोजाइज करता है। उसे नहीं
पता था कि ये मॉन्स्टर्स के ओनर्स हैं, इसलिए उसने विंटर प्रोविजंस के लिए हंट करने की सोची। फिर वो रोते हुए बताता है कि वो ट्रेड के लिए आया है। मैं सोचता हूँ कि अगर उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग है तो ट्रेड पॉसिबल है। मैं पूछता हूँ तुम्हारे पास एक्सचेंज के लिए क्या है? चीफ विस्कर हेजिटेट करता है और कहता है, क्या हम स्टोन बोल्स ट्रेड कर सकते हैं? उनके ट्राइब में कई स्टोन बोल्स हैं और हर ट्राइब के लिए एसेंशियल है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले एल्डरहॉर्न बोलता है, हमारे पास पॉटरी प्लेंटी है, अगर चाहिए तो सॉल्ट या पॉपुलेशन से ट्रेड कर सकते हो। अब चीफ विस्कर स्टन्ड होता है, उन्हें पॉटरी मिलेगी, वो भी ट्रेड में। एल्डरहॉर्न बच्चों से पॉटरी लाने को कहता है। 2 मिनट में वाटर जार, पॉट और बोल्स सामने आ जाते हैं। कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में केव एंट्रेंस पर बैठकर बोल्स से मीट ब्रॉथ पी रहे होते हैं। चीफ विस्कर ने कभी इतनी मीठी अरोमा नहीं सूंघी। मैं उसे एक बोल ब्रॉथ भरकर देता हूँ, अगर टेस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं समझेगा। वो बच्चों की तरह स्लर्प करता है। इंस्टेंट वार्मथ उसके थ्रोट से स्टोमिक तक जाती है और थोड़ी देर में पूरा बॉडी वार्म फील करता है। ये ब्रॉथ मैंने खास विंटर वार्डिंग के लिए बनाया है, पिग बोन्स और चिली पेपर्स के साथ। चीफ विस्कर पूरी तरह फ्लेवर से जीत लिया जाता है। वो तुरंत पॉपुलेशन के बदले क्ले पॉट्स लेने का फैसला करता है। सॉल्ट क्या है उसने सुना भी नहीं। एल्डरहॉर्न प्राइस रिपीट करता है, एक क्ले पॉट के बदले 2 अंडर एज बॉयज या एक अडल्ट वुमेन। चीफ विस्कर प्राइस एक्सेप्टेबल मानता है, लेकिन इस ट्रिप में वुमेन या चिल्ड्रन नहीं लाया। फिर वो शर्माते हुए कहता है कि क्या अभी पॉट ले जा सकता है और अगली बार लोग लाएगा। मैं तुरंत मना कर देता हूँ, क्रेडिट इम्पॉसिबल है, अगर वो डिफॉल्ट कर दें तो मैं फूल बन जाऊंगा। यह देखकर चीफ विस्कर एक बुल्जिक हाइट सैक निकालता है और मुझे देता है। वो कहता है, इसमें फूड है, ज्यादा नहीं, लेकिन पॉटरी बोल ले जाने दो, अगली बार लोग लाएंगे। मैं कैजुअली सैक खोलता हूँ, लेकिन अगली ही पल मेरी नजर जम जाती है। ये पीनट्स हैं। मेरा दिमाग तुरंत विस्कर जेस्चर से बताता है कि उनका डेटी ब्लैक रैट है और पीनट्स रैट बरोज से निकाले जाते हैं। उनके ट्राइब में पीनट्स प्रेशियस नहीं है। मैं साइलेंटली नोट करता हूँ और एक लार्ज बास्केट निकालता हूँ। ऐसा फुल बास्केट पीनट्स पॉटरी के बदले ट्रेड हो सकता है, लेकिन शेल्स डैमेज नहीं होने चाहिए। चीफ विस्कर खुश होकर अग्री करता है और नेक्स्ट टाइम ज्यादा लाने का प्रॉमिस करता है। आखिर में वो लार्ज बास्केट, क्ले पॉट, क्ले बोल और एक लेडल लेकर चला जाता है। उन्हें जाते देख अचानक मुझे फियर फील होता है। इस बार एक अननोन ट्राइब हमारे केव एंट्रेंस तक पहुंच गई। लकीली उनकी संख्या कम थी। अगर वो स्पेसिफिकली रिवरस्टोन ट्राइब पर अटैक करने आते तो शायद हम होल्ड कर लेते, लेकिन कैजुअलिटीज जरूर होती। मैं पहले ही डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस का प्लान बना चुका था, लेकिन इतनी बड़ी सिटी वॉल्स ऐसे ही एकदम से कैसे बन जाती। इस बीच के डिफेंसिव गैप पीरियड में मुझे पहले कुछ टेम्पररी डिफेंसिव वर्क्स तैयार करने होंगे जिन पर हम रिलाई कर सकें। सबसे पहले मैं टिम्बर को कहता हूं कि लोग लेकर ब्रिक किलन फ्लड और सील कर दे। फिर मैं केव के एंट्रेंस पर खड़ा होकर सोचता हूं, किलन पिछले 2 महीनों से लगातार फायरिंग कर रही है और हमने फिनिश्ड ब्रिक्स का मैसिव अमाउंट जमा कर लिया है। फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्शन तो नेक्स्ट स्प्रिंग में शुरू होगा, तो अभी ये ब्रिक्स बस यूं ही आइडल पड़ी हैं। यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक सिंपल और क्विक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन का आइडिया बनता है। अगली सुबह मैं सारे एडल्ट्स को इकट्ठा करता हूं और उन्हें बताता हूं कि केव को 3 साइड से वॉल्स बनाकर सराउंड किया जाएगा और सिर्फ ईस्ट साइड पर 2 मीटर चौड़ा गेट छोड़ा जाएगा। एंट्रेंस पर 3 मीटर ऊंचा स्टॉकेड मेन गेट होगा, जिसके सामने 4 लेयर्स में स्पीयर्स साइड बाय साइड बांधी जाएंगी। यह सिंपल डिफेंसिव वॉल ग्रे ब्रिक्स से डायरेक्ट स्टैक की जाएगी। इतनी कोल्ड वेदर में मुझे बस स्टैक्ड ब्रिक वॉल पर पानी डालना है ताकि वो फ्रीज होकर एक साथ जम जाए। स्प्रिंग आने पर जब वेदर वार्म होगा और थॉ होगा, तब भी ये ब्रिक्स फोर्ट्रेस कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकती हैं। उनकी यूजेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक सभी एडल्ट्स मिलकर काम करते हैं। व्हील बैरोज और इतने सारे टूल्स की वजह से वॉल की हाइट आंखों के सामने तेजी से बढ़ती जाती है।